ये जो NICU में जो बेबीज एडमिट होते हैं, ये कौन से बेबीज एडमिट होते हैं, क्यों होते हैं? मेजर चंक इज प्रीमेच्योर बेबीज जो समय के पहले पैदा हो गए हैं। अगर बच्चे 37 वीक्स के पहले पैदा हो जाएं तो उन्हें हम प्रीटर्म कहते हैं। व्हाट आर दी ऑड्स कि बेबी रिकवर हो जाएगा? वेरी डिफिकल्ट है। अगर बेबी 25-24 वीक्स पे पैदा हुआ है बिना NICU के, उसका सर्वाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक जून में हमने एक बेबी डिस्चार्ज किया, व्हिच वाज डिस्चार्ज आफ्टर 112 days. And that baby was born at 22 to 23 week of gestation. It was very fragile, you know. It was like small like this. Yes, 500 ग्राम का बेबी। प्रीमेच्योर बेबी वर्सेस अ नॉर्मल बेबी, दोनों का लाइफ नॉर्मल रह सकता है? तो बहुत ही एक्चुअली आई वुड से कि हर पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, पता है। टॉप 3 फैक्टर ऐसे आपने क्या देखे जो कॉमन थे मैक्सिमम पेशेंट्स में, जिसके वजह से वो लोग प्रीटर्म डिलीवरी करना पड़ा? So most patients have this जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है बेबी का, so the mothers tell the doctors to preserve it, and I have heard some places कि वो लोग उसको वापस कंज्यूम करते हैं, या फिर होम डिलीवरी हो गई, मदर को पता ही नहीं चला, she was going to bathroom and baby got delivered there. okay, Please, the baby is Hello ma'am, welcome to this episode 3 of Healing Hours by Wockhardt Hospitals. Well, let me just introduce you to the audience. So Dr. Neetu is a neonatologist and a pediatrician who has served more than 20,000 plus patients in a career. Welcome to this podcast, ma'am. Thank you, Alton, for having me. And I must tell you that this podcast is very special to me. Yeah. You know why? क्योंकि न्यूबॉर्न्स की जो लाइफ है ना, इनिशियल इयर्स ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को एक बेस्ट स्टार्ट देना चाहते हैं, बट दे आर ऑफन ओवरवेल्म्ड विद सो मच एडवाइस। करेक्ट। इफ यू आर राइट, यू आर नॉट करेक्ट। सो अगर एंड में हम दोनों मिलके पेरेंट्स को थोड़ा मोर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे पाए तो आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब। एंड आई agree with you because I believe that अब आजकल इंफॉर्मेशन इतना बाहर आ चुका है, सबके इतने सारे ओपिनियंस आ चुके हैं कि दिस इज मेकिंग पीपल मोर कंफ्यूज्ड एक्चुअली, और लोग और डरे हैं कि वो लोग सही स्टेप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। करेक्ट। सो मैम, टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई वांट टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को शायद कई लोगों को पता नहीं है कि नियोनेटोलॉजी ये होता क्या है। अरे अच्छा, हाँ, सो देखो, मेडिसिन में आपको कार्डियक प्रॉब्लम होती है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, आपके पास किडनी की प्रॉब्लम होती है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो। सो मेडिसिन अभी बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड हो गया है। वैसे ही पहले एक फिजिशियन था, वो सबको देख रहा था, फिर हमने रियलाइज किया कि पीडियाट्रिक पेशेंट आर नॉट एज इक्वल टू एज एडल्ट। सो पहले फिजिशियन सबको देखते थे, देन वी रियलाइज्ड कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के डिजीज अलग होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है, सो पीडियाट्रिक ब्रांच आया। फिर हमने रियलाइज किया कि न्यूबॉर्न बेसिकली बर्थ से लेके 28 डेज तक की लाइफ को न्यूनेट बोलते हैं, और वो उस ब्रांच के लिए जो है वो न्यूनेटोलॉजी है। तो उनकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है, उनके डिजीजेस बिल्कुल अलग है, उनको ट्रीटमेंट करना भी बिल्कुल अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज में ना, कुछ दिन पहले मम्मी के अंदर थे, अभी बाहर आ गए, तो वो ट्रांजिशन फेज की फिजियोलॉजी है। सो ब्रांच के लिए जो स्पेशल एक्सपर्टाइज है दैट इज न्यूनेटोलॉजी। Okay. और उनके लिए एक्चुअली स्पेशल NICUs होते हैं, लाइक ICUs आर कॉल्ड एज NICUs। Okay, so ये NICU जो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो, as far I know, these are similar to ICU जो अडल्ट लोग के लिए होते हैं, बट बेबीज के लिए NICU करके होता है। तो इसमें एग्जैक्टली बेबी के लिए क्या डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं जो अडल्ट्स के लिए नहीं होते और बेबी के लिए केयर किया जाता है उसके अंदर? सो NICU बिल्कुल ही अलग होता है ICU से। ओके, क्योंकि ये छोटे बच्चे, इनके लिए हमारे जो बेड्स होते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में लोग कांच की पेटी बोलते हैं, वार्मर लगता है उनको, इंक्यूबेटर लगता है, उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेंटिलेटर होता है, उनको जो हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है वो अलग तरह के इक्विपमेंट से देना पड़ता है, अलग तरह का मॉनिटरिंग लगता है, मतलब सब कुछ ही अलग है। और सिर्फ इक्विपमेंट की बात नहीं है, अगर आप सोचे कि जो फिजिक है ICU का, वहाँ की लाइट्स, वहाँ का साउंड, वहाँ का सब कुछ उस बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के हिसाब से हम रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ पे जैसे हर एक क्रेडल के ऊपर हमने डिमेबल लाइट लगाई है, तो वो जब बच्चा सो रहा है, उसकी मर्जी है वो कब सो रहा है, कब उठ रहा है, तो हम वो लाइट डिम करके रखते हैं। जब वो बच्चा एक्टिव है तो हम लाइट ऑन करके रखते हैं। तो हर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से हम NICU का एनवायरनमेंट डिसाइड करते हैं। सो NICU इज completely different from an adult or pediatric ICU. Got it. तो फिर ये जो NICU में जो बेबीज एडमिट होते हैं, ये
कौन से बेबीज एडमिट होते हैं, क्यों होते हैं ये लोग? मेजर चंक इज प्रीमेच्योर बेबीज जो Okay. समय के पहले पैदा हो गए हैं. ओके, प्री मैच्योर का आप थोड़ा डिफाइन करोगे? सो जो बेबीज का पेट के अंदर रहते हैं वो एटलीस्ट 9 मंथ 10 डेज तक रहते हैं. हम्म. अगर बच्चे 37 वीक्स के पहले पैदा हो जाएं तो हम्म. उन्हें हम प्रीटर्म कहते हैं, प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं. ओके और अगर बच्चों का वजन 2.5 किलो के नीचे हो तो उन्हें Okay. हम लो बर्थ वेट कहते हैं. ओके सो आजकल मेजर एनआईसीयू एडमिशंस आर प्रीमेच्योर बेबीज, दिस लो बर्थ वेट बेबीज. इसके अलावा भी किसी बच्चे को कॉन्जेनिटल कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है या कोई तरह की बीमारी है, कोई सर्जिकल इश्यूज है, तो वो बेबीज एनआईसीयूज में आते हैं. या फ्यू बेबीज आल्सो कम फॉर इन्फेक्शंस. ओके ओके. तो आपने अभी बोला कि उनका वेट कम रहता है, 2.5 किलो से कम रहता है. सो यूजुअली लाइक इफ कोई बिफोर 9 मंथ्स अगर डिलीवरी करता है, या फिर आपने बोला 37 वीक्स, तो उनका जनरली वेट कम ही होता है कि देयर आर चांसेस कि इट कैन बी अ नॉर्मल डिलीवरी एज वेल? देखो, प्रीमेच्योरिटी 37 वीक ऑनवर्ड्स, लाइक इट द वायबिलिटी कैन स्टार्ट एट अराउंड 24 वीक्स आल्सो. तो जो बच्चे 24 हफ्ते 25 हफ्ते में रह जाते हैं, जो हमारे एनआईसीयू में काफी बच्चे आते हैं जो 24 वीक्स है, 25 वीक्स है, उनका वजन नियरली लाइक 700 ग्राम 800 ग्राम जितना होता है. ओके ओके 37 वीक्स तक बच्चे 2.5 किलो के हो सकते हैं. ओके डिपेंड करता है कि बच्चे का जेनेटिक्स कैसा है, मम्मी पापा का जेनेटिक्स कैसा है, बच्चे की Got it. ग्रोथ अंदर कैसी हुई है, और वो किस जेस्टेशन पे कब पैदा हुआ है, 30 वीक 32 वीक 34 वीक, जनरली लाइक दैट. ओके. सो फिर ये बेबीज को एनआईसीयू कैसे वे में हेल्प करता है? ओके अभी ये बच्चा प्रीटर्म है, मान लो मैं एक 30 वीक का एग्जांपल देती हूँ. Okay. ओके मैं बहुत सिंपली हर टाइम जब पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम ये बेबी सब कुछ ठीक तो है, नॉर्मल तो है, बराबर तो मैं उनको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपने क्लास 4 तक पढ़ाई करी है, बराबर. ओके, और आपको 10 का एग्जाम देना है. इज इट पॉसिबल? डिफिकल्टी आएगी. आई एग्री. तो प्रीटर्म बेबी उसको 37 वीक पे पैदा होना था टू एडजस्ट टू दिस एनवायरनमेंट. Correct. वो 30 वीक पे पैदा हो गया, तो वो कर पाएगा वो सब कुछ? नहीं कर पाएगा. तो अब कैसे करेंगे? हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको ये सांस लेने को, उसके फीडिंग्स को, उसके हार्ट को, सब कुछ को हमें सपोर्ट करना पड़ता है. एंड दैट्स वेयर द एनआईसीयू कम्स इन टू प्ले. गॉट इट. तो इफ जस्ट इन केस इफ एनी पेरेंट्स से दैट नहीं मुझे एनआईसीयू में नहीं रखना है, ऐसा कोई केसेस होता है, सो व्हाट आर द ऑड्स कि बेबी रिकवर हो जाएगा खुद से ही? व्हाट आर द चांसेस? वेरी डिफिकल्ट है. अगर बेबी अच्छा. 25-24 वीक्स पे पैदा हुआ है बिना एनआईसीयू के, उसका सरवाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. Got it. बॉर्डर लाइन जेस्टेशन 35-34 हम एनआईसीयू में रखते ही नहीं है. Got it. वो बेबीज हम मदर साइड में ही रखते हैं. Okay. बट अगर 1 किलो के नीचे है, बहुत ही छोटा है, 1.5 किलो के नीचे, ये बेबीज जनरली एनआईसीयू में आते हैं. ओके. तो ये जो एनआईसीयू इट्स लाइक एटलीस्ट मेरे लिए तो एक फेयरली न्यू टर्म है. मैंने आईसीयू बहुत सुना था, एनआईसीयू उतना नहीं सुना था. तो ये एनआईसीयू कब से इम्प्लीमेंट हुआ एक्चुअली वर्ल्ड में, जिधर वो लोग को मालूम पड़ा कि लाइक बेबीज को ये केयर की जरूरत भी है? Okay. और ऑफ कोर्स पहले नहीं था तो स्टिल वो लोग सरवाइव करते थे कि कैसा रहता? नहीं, ये सर्वाइवल एज ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. Okay. पहले हम 24-25 वीक्स को सरवाइव करने का सोच भी नहीं पाते थे. दिस इज वेरी न्यू ब्रांच एक्चुअली. Okay. पर इंडिया की बात की जाए तो पिछले 15-20 सालों में न्यूनेटोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है. Okay. हिस्ट्री की बात करें तो पहला जॉन कैनेडी अमेरिका में पहला बेबी 34 वीक पे पैदा हुआ था, और वो द बेबी एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ द लंग्स वर प्रीमेच्योर. अच्छा. तब से वो न्यूनेटोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग आईसीयूज होने चाहिए, वो चीज पूरे वर्ल्ड में आई. अभी धीरे धीरे हम बहुत छोटे छोटे बेबीज भी सरवाइव करवा पा रहे हैं. तो जब हम व्हेन वी वर स्टूडेंट, तो हमारे मेंटोर्स बोलते थे कि बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते थे तो कुछ नहीं कर पाते थे उस समय, बट अभी वी आर सर्वाइविंग इवन 23 वीकर 22 वीकर्स इन गुड सेटअप्स. मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स की वजह से आजकल लिटरली बेबी सेव हो रहे हैं. दैट इज एक्चुअली गुड, दैट इज एक्चुअली गुड. सो आपके करियर में कोई एक ऐसा पेशेंट था जो बेबी एनआईसीयू में यू नो ज्यादा टाइम तक रहना पड़ा, या फिर उसका वेट काफी कम था, ऐसा कोई आपने देखा है? बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं. सो लाइक जो 24-25 वीक के बेबीज हमारे यहाँ आते हैं ना, वो एवरेज 90 डेज 3 मंथ्स तो रहते ही हैं. जनरली मैं पेरेंट्स को क्या बोलती हूँ कि जितने दिन पहले आया ना, उतना दिन आप एक्सपेक्ट कर लो कि उसको एनआईसीयू स्टे लग सकता है. आई थिंक जून में हमने एक बेबी डिस्चार्ज किया, व्हिच वाज डिस्चार्ज ऑन 100 आफ्टर 112 डेज.
Okay. and that baby was born at 22 to 23 week of gestation. It was very fragile, you know, it was like small like this. इतना छोटा baby. Yes, 500 Okay. ग्राम का baby. Oh, And that baby had a very remarkable recovery. okay. अभी वो हमारे पास आता है, तो अभी 6 महीने की हो गई है वो. Okay. And we started actually last week only we started solids for that baby, and Okay. she's doing absolutely fine. Okay. मुझे फर्स्ट ये जानना है 112 days एक जस्ट न्यूबॉर्न बेबी वाज इन NICU Yes. without parents or anything. How does that work? नहीं, विदाउट पेरेंट्स तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज Okay. इन आर NICU वी अलाउ मदर्स 24/7, Okay, they क्योंकि can come. हमको पता है न्यूबॉर्न्स की इमोशनल नीड्स है. Got it. हमें वी डोंट जस्ट डोंट वांट टू गिव कि एक बेबी हमें उनको हैंड ओवर करना है. बराबर वी बराबर. वांट टू गिव अ बेबी विद अ इंटैक्ट ब्रेन. Correct. उसका ब्रेन काम करना चाहिए अच्छे से, वो सारी चीजें बाकी बच्चों की तुलना में सीखना चाहिए. Correct. उसे जब चलना आना है, उसे बोलना आना है, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम्म. तो वो 112 डेज से भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए उसकी बाद की लाइफ भी है. बराबर. तो हम बेबीज को फर्स्ट डे से ही मदर के इंटरेक्शन में रखते हैं. मदर कैन कम एब्सोल्युटली 24/7 इन दी Okay. NICU, Okay. and we actually it is a family centered NICU. So हम mothers, the modern concept is family centered. You Correct. involve the family in their care, Correct. so they feel empowered. They Correct. feel कि हमारा भी contribution है. और actually जो mother की healing vibes होती है ना, I just believe in Correct. that. That energy वो is yes हाँ. yes that absolutely helps the babies. Agreed. So ये जब 22 week baby deliver हो रहा था ना, तो हमने पेरेंट्स को बोला कि chances are ग्रे डिफिकल्ट है, हम कोशिश करेंगे. पेरेंट्स वर सो कॉन्फिडेंट. आई मस्ट से दैट वाज द एक्स फैक्टर फॉर दैट बेबीज सुपर्ब रिकवरी. कि मैम आप कीजिए, मुझे पता है मेरी बेबी को मैं घर लेके जाऊंगा. दैट वाज द कॉन्फिडेंस दे हैड. प्रेयर्स एंड एवरीथिंग पॉजिटिव 100% रहना ही चाहिए. सो ये जो अभी 112 days, आई थिंक दैट इज one of the babies who have stayed so much long in our NICU. So इसका chances of survival कितना था when you took that baby Yes. inside? So see 22-23 because chances of survival depends कि आप कौन सी कंट्री में हो, कौन से Okay. सेटअप पे हो, Okay. किस तरह का NICU आपके पास अवेलेबल है. अभी हाँ. इंडिया में दिस इज एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी कि हाँ, हाँ. 24 वीक के नीचे हम वायबिलिटी बोले कि नहीं, हम्म. उनको हम रिससिटेट करें कि नहीं, मतलब सांसें दे कि नहीं. तो इसको लेके आई थिंक 2 साल पहले काफी कंट्रोवर्सी हो चुका है. Okay. एंड अभी तक एक क्लियर कट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन नहीं है कि इस वीक के नीचे आपको सरवाइव करवाना ही है, इस वीक के ऊपर आप नहीं करवाओगे, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है. सो दिस 22-23 बिकॉज दे हैव यस डिफिकल्ट चांस ऑफ, आई वुड से मे बी अराउंड 10-20% chances of survival in good Oh. setups as far as the Indian stats are going. 10 to 20%. And if अगर वो लोग बच गए, that is a big miracle and efforts of doctors like you. और survival भी नहीं, they it had as I said it has to be an intact survival. Got it. बच्चे अच्छे ब्रेन के साथ घर जाने चाहिए. Correct. That's our primary aim as a neonatal So artist. NICU में आप लोग फोकस करते हो कि वो न्यूट्रिशंस जो भी चाहिए वो उसको मिलते जाएगा Yes. in a proper amount. So हम क्या देखते हैं NICU में कि उनके लंग्स को सपोर्ट करना है, उनके हार्ट को सपोर्ट करना है, उनको उस तरह का न्यूट्रिशन देना है जो उनके डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है उस टाइम पे. फिर उसको वो एनवायरनमेंट भी देना है. हम ट्राई करते हैं कि मदर के वूम का जो एनवायरनमेंट है वो हम सिमुलेट करें, कोशिश करते हैं ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा हो. प्लस उनको बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. एवरी डे वन अनदर कॉम्प्लिकेशन कीप्स ऑन कमिंग. तो उनको अर्ली डिटेक्ट करना, उनको टाइमली ट्रीट करना, एडिक्वेटली ट्रीट करना. छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं चलता. तो इट हैज टू बी वेरी वेरी डेलिकेट लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉर देम. गॉट इट. सो एक ऐसा सवाल पूछना मुझे जो लिटरली मदर्स लोग को भी पूछना रहेगा, दे मस्ट बी हैविंग इट इन देयर माइंड्स, कि प्री मैच्योर बेबी वर्सेस अ नॉर्मल बेबी, दोनों का लाइफ नॉर्मल रह सकता है कंपैरेटिवली? बहुत ही एक्चुअली आई वुड से कि हर पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, पता है. हाँ. हर पेरेंट्स पूछते हैं मैडम आगे क्या करना है, ये सब कुछ कर पाएगी ना. सो आई वुड से एवरी केस इज इंडिविजुअल. ओके. यस, प्रीटर्म बेबीज जब वो डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद हमें उनकी काफी मॉनिटरिंग लगती है. अपना काम उधर खत्म नहीं होता, डिस्चार्ज किया एंड देन ओके. So we keep on doing their monitoring, developmental assessment. Every 3rd month we do their neuromotor assessment कि वो जो चीजें जैसे जैसे सीखनी चाहिए वैसे सीख रही है कि नहीं. Okay. और अगर हमें कभी भी थोड़ा सा भी डेविएशन लगता है, then we start on occupational therapy, physiotherapy, कि हमें उसको वो सब चीज को हर पेरेंट्स नॉर्मल बेबीज के लिए भी हम
एम्फसाइज करते हैं, डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर करते हैं, इन बेबीज के लिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है. Okay. They can live a normal life. There are so many babies, they will surprise you when they come back with a degree in their hand. Oh. They are doing absolutely well. आपने से देखे? Of course हमने देखे Wow. हैं. तो प्राउड मोमेंट रहता रहेगा. Yes, yes, it कि is. आपने उसको NICU में देखा था, वो इंक्यूबेटर में. Yeah. These And babies then do they so come back. well. Yes. So what are the chances कि वो लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? Out of say 10 babies. So normal life तो वो जिएंगे अगर वो एक बार सर्वाइव करते हैं. Without थोड़े any बहुत I mean कभी कुछ इंटेलेक्चुअल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज या फिर थोड़े बहुत न्यूरोमोटर इश्यूज होते हैं जो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, Or because वो रह सकते हैं. advancements, yeah. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उनको कितने प्रीमेच्योरिटी में वो पैदा हुए, कितने छोटे थे वो, Got it. किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए थे जब वो एनआईसीयूज में थे, और डिस्चार्ज के समय, डिस्चार्ज के बाद उनका कैसे हम फर्दर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं. तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. Got it. So आपने जैसा बोला कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं. If you can name such complications, क्या हो सकता है? कभी कभी जैसे इन बेबीज को थोड़ा सा जैसे आईज के इश्यूज आ सकते हैं, मायोपिया हो गया. Okay. मतलब मायोपिया इज लाइक दूर की दृष्टि जो Okay. कमजोर होती है. ओके. फिर थोड़े इमोशनल्स कभी हो गए इश्यूज. Psychological ओके. issues. साइकोलॉजिकल, थोड़ा सोशियो एडाप्टिव Autism type? इश्यूज. ऑटिज्म वाइज ऐसा नहीं कि प्रीमेच्योर बेबीज में ज्यादा होता है, Okay. बट देन it does depends upon your macro environment after the discharge actually. Okay. और इंटेलेक्चुअल भी हमें देखना पड़ता है. वी हैव टू जस्ट आईक्यू लेवल्स वगैरह सब हमें मॉनिटर करना पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, सब में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. इट डज डिपेंड्स हाउ द बेबीज आर फॉलोड. बराबर. So since we are covering NICU anyways, मुझे ये जानना है कि what is the environment for the baby inside the NICU? If you can just walk us through कि क्या होता है in a day. एक समझो एक बेबी आया, he's born prematurely and उसको डिसीजन लिया गया by our parents कि उसको NICU में रखना है. So what are the procedures, और फिर वो कौन से environment में रहता है जिसकी वजह से even the parents feel safe? ओके. सो मान लो एक 1 kg बेबी मेरे एनआईसीयू में आ रहा है. Okay. ठीक है. सबसे पहले ये छोटू बेबी है, रहना था मदर के वूम में, आ गया बाहर. सो हमें उसके टेम्परेचर का ख्याल रखना है, तो वी कीप दैट बेबी इंक्यूबेटर और वार्मर पे रखते हैं. लंग्स में चौड़ नहीं रहेंगे तो उन्हें कोई ना कोई तरह का रेस्पिरेटरी सपोर्ट लगेगा. Okay. नॉट ऑलवेज द वेंटिलेशन, बट ऑक्सीजन हो या फिर सीपैप हो, इस तरह के कुछ वेंटिलेटर सपोर्ट पे हम उसको रखेंगे. स्टार्टिंग में हम उनको न्यूट्रिशन देंगे जो हमें लाइन के थ्रू देना पड़ेगा, फ्लूइड के थ्रू देना पड़ेगा, Okay. क्योंकि अभी वो ओरली बच्चा पूरे के पूरे माँ का दूध नहीं तो ले नहीं पी पाएगा. बराबर. इसके साथ ही हम सबसे ज्यादा जो हमें एनआईसीयू में ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए. इनकी इम्यूनिटी इज लाइक निल, कुछ इम्यूनिटी ज्यादा नहीं होती है उनमें. बराबर. तो जो एनआईसीयू है उसमें स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, स्ट्रिक्ट असेप्सिस, और बच्चों को इन्फेक्शन ना हो उसके पूरी व्यवस्था हम रखते हैं. साथ में मैंने जैसे पहले बोला, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से उनका एनवायरनमेंट उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली एडजस्ट किया जाता है. वो जब जाग रहा है तो हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं, जब वो सो रहा है तो वी डोंट डिस्टर्ब द बेबी स्लीप. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन, लाइक सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे को कांस्टेंट मॉनिटरिंग के साथ, उसकी एडेप्टेबिलिटी के साथ हम उसके साथ प्रोसीजर्स जो भी लगते हैं वो करते हैं. सो मैम, वुमेन लोगों को एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो PCOD PCOS जिनको होता है उनका प्रेगनेंसी या बेबी डिलीवरी और इवन बेबीज हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, कैसा रहता है? सो दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूनेटोलॉजी. सो ऐसा है कि PCOS में क्या होता है कि थोड़े से इनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, तो कंसीव करने को प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओके. नंबर 2, थोड़ा डिफिकल्टी आती कंसीव में, तो अगर आप IVF वगैरह के लिए जाओ तो उसके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. कंसीव करने के बाद भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज्यादा हो सकती है. तो ऐसे में अच्छी खासी मॉनिटरिंग लगती है मदर को भी, एंड बट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. यू कैन जस्ट गो टू योर स्पेशलिस्ट, द गायनेकोलॉजिस्ट, एंड गेट इट ट्रीटेड. Got it. So are there any lifestyle habits that a mother should follow who has PCOD or PCOS? Because nowadays lot of awareness is there out there. Yes. Even in younger females, they know what conditions they are facing.
सो अभी से एट द एज ऑफ 20s में ही वो लोग ने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करना स्टार्ट किया कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना हो. सो अगेन द की इज हेल्थी लाइफस्टाइल. सो आप हम्म. जंक फूड खाते हो, ओबेसिटी वगैरह होती है, तो दैट इज नॉट गुड. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, हम्म. सो दैट इज नॉट गुड फॉर पीसीओडी, राइट? हम्म. सो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज गुड. आजकल की लाइफ बड़ी सिडेंटरी हो गई, घर पे Correct. बैठे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, नीचे Correct. नहीं जाना. सो लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, स्पोर्ट्स, वॉट एवर, हम्म. that will help you in a good lifestyle and that will decrease the incidence of PCOS also. Got it. और उससे एक रिकरिंग प्रेसिंग क्वेश्चन ये है जो लॉट ऑफ स्पेशली कॉर्पोरेट फीमेल्स जो वर्क करते डेली काम पे जाते हैं, दे पुट सो मच आवर्स कि वो लोग को इतना स्ट्रेस एंजाइटी वो सब रहता ही है. आई एग्री. बट विद दैट लॉट ऑफ फीमेल्स हैव स्टार्टेड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो गया. सो ये चीज का एक हैबिट की वजह से ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगेन प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम पे इश्यूज हो सकता है. So smoking, वो एड में लिखा था, it kills. हम्म. So ये इक्वली है फीमेल्स एंड मेल्स के लिए. एंड फीमेल्स के लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव टू कंसीव, दे आर दी, उनके अंदर ही बच्चा आने वाला है. बराबर. सो अगर उनको स्मोकिंग की या अल्कोहल की हैबिट रहती है तो वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है. अगर उन्होंने कंसीव कर लिया एंड दैट टाइम दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है. ओके. वो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है बच्चे के लिए, जेनेटिक प्रॉब्लम है. ओके. उसमें बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होगा, बच्चे का चेहरा फेसिस डिस्मॉर्फिज्म रहेगा, बच्चे के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी. बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म ऑफ द मदर. yes definitely. this is an entire entity, fetal alcohol syndrome. ओके. जब बेबी पेट में था और अगर अल्कोहल लिया तो दैट कैन कॉज जेनेटिक congenital problems in the baby, right? ओके. Likewise, smoking, even for the males also, smoking, if you are doing smoking, the sperm quality is not good. Correct. The ovum quality is not good. There are more chances of miscarriages. There are more chances of hypertension. There are more chances of premature deliveries. So, of course, we are not in favor of smoking and alcohol. When you are planning for a pregnancy, you have to avoid it. Got it. So if someone is already smoking, okay, or if they are planning pregnancy and they stop, like let's say 6 months before, is that okay, or there will be still some complication? There could be. So it depends कि उन्होंने कितने सालों से किस तरह की स्मोकिंग की है, उनके अंदर कितने ऑलरेडी चेंजेस आ गए हैं. Okay. स्मोकिंग आपको पता है हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है. तो वो प्रेगनेंसी इज अ टोटली डिफरेंट फिजियोलॉजी. उस समय आपका हीमोडायनामिक्स बढ़ जाता है, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है. ऑलरेडी आपके ऑर्गन्स को कितना डैमेज हो गया, तो फर्क पड़ सकता है. बट अगेन इट इज एडवाइजेबल टू स्टॉप इट व्हेन यू आर थिंकिंग कि मुझे अभी प्लान करना है. And it's not for just the females, I would say on camera, please, the males also have to stop smoking because you have to give the good genetic potential to your baby. So मैं आपने अभी काफी कवर कर लिया NICU के बारे में और मैं काफी समझ गया कि एक्चुअली एक बेबी का केयर कैसे किया जाता है आफ्टर ही इज बोर्न प्रीमैच्योरली. बट द प्रेसिंग क्वेश्चन ये रहेगा जो ऑडियंस को भी रहेगा, who are about to become mothers or planning to become mothers, कि ये प्रीमैच्योरिटी तक आता कैसा है, एक बेबी प्रीमैच्योर बॉर्न होता ही क्यों? सो ये क्वेश्चंस पेरेंट्स को रहते बिकॉज एज अ मदर वी गेट स्केयर्ड कि प्रीटर्म डिलीवरी ना हो जाए. सो कुछ मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक हाई प्रेशर्स, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज, मदर को सीवियर एनीमिया है, खून की कमी है. कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो माँ की बच्चेदानी का मुंह है वो पहले रप्चर हो गया है, ऐसा. या फिर आजकल काफी आईवीएफ कंसेप्शन के बाद मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट हैं, तो ये जनरली थोड़े समय के पहले ही पैदा हो जाते हैं, प्रीटर्म हो जाते हैं. इसके अलावा थोड़ा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर आता है, न्यूट्रिशन कैसा है, एंटीनेटल केयर कैसे मिली है मदर को, तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है. कुछ फैक्टर्स है जो प्रीटर्म लेबर करा सकते हैं. गॉट इट. सो आपके करियर में, टोटल करियर के एक्सपीरियंस में टॉप 3 फैक्टर्स ऐसे आपने क्या देखे जो कॉमन थे मैक्सिमम पेशेंट्स में, जिसकी वजह से वो लोग एक प्रीटर्म डिलीवरी करना पड़ा? सो मोस्ट पेशेंट्स हैव दिस PIH, दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना. ओके, ठीक है. दूसरा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वो बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाता है. ओके. एंड थर्ड इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, मे और मे बी रिलेटेड टू IVF.
Okay. These are the most common I'm seeing for last couple of years. Okay, got it, got it. So, is there genes involved? मतलब not just the woman जो mother होता है, but male genes की वजह से भी इस पर आ सकता Yes, है? yes. जेनेटिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं बच्चे हम्म, के गठन में, आप कह सकते हो, उसके बनावट में, उसका वेट कितना होगा, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पेरेंट्स का, ये सब मैटर करता है. As I said, last factor, the socio-economic factor, Got it. the other factors Got that matters. And if parents की lifestyle अच्छी है, you will have a good ovum, you will have a good sperm. बराबर, Then that will give a good genetic start potential to the baby. बराबर. So that matters. Got it. So, मुझे भी ये जानना है कि just an example कि समझो a pregnant lady who is say 2 months pregnant comes to you at your OPD और आपको उनका सोनोग्राफी या जो भी है वो सब दिखाते हैं, आपको डायग्नोसिस दिखाते हैं. आपको कौन से स्टेज पर मालूम पड़ता है कि इनका प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है? ये कैसे डायग्नोसिस होता है? Okay. So 2 months is too early to comment on. ओके, So पहला तो हम हिस्ट्री में लेते हैं कि प्रीवियस बेबी कोई प्रीमेच्योर हुआ था क्या. गॉट इट. So तो एक रिस्क फैक्टर रह जाता है. ठीक है. देन जैसे जैसे अदर सोनोग्राफीज होता है, हम सर्वाइकल सर्विक्स का साइज देखते हैं, ओके, मदर को प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं कि नहीं, पेट में ऐसा अकड़न सा दर्द आ रहा है प्रीमेच्योरली, जो उस समय नहीं आना चाहिए. तो दिस आर द अर्ली साइंस when we can say. वीक्स या मंथ्स में मालूम? So they can even start as early as 20 weeks. ओके, So and 18-20 weeks पे जनरली एनामल स्कैन होता है, उसमें भी हम बच्चे का पूरा देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में, तो वो भी हम पता कर सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं. ओके. एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल टेक अ डिसीजन कि you have to do a preterm delivery. So we never advocate a preterm delivery. Okay. Okay, doctor. It is always an unfortunate event to happen. Okay. हो गया तो करना पड़ रहा है. Premature deliveries are never advised. तो ये ऐसा क्या साइन होता है कि मदर को मालूम पड़ेगा कि ओके फाइन दे माइट हैव टू? Premature contractions, पेट में लेबर पेन चालू हो गए हैं, ओके, पानी आना चालू हो गया है मदर Okay. को, पीआरएम हो गया, मतलब थैली खुल गई है, इस तरह के साइन है. बहुत रेयरली बेबीज आ जाते हैं मदर को, अभी आई थिंक 2 महीना पहले होम डिलीवरी हो गई, मदर को पता ही नहीं चला, शी वाज गोइंग टू बाथरूम एंड बेबी गॉट डिलीवर्ड देयर. ओके, सो दैट वाज सच एन इमरजेंसी दैट टाइम. ओके. It was just a 20 weeker baby, so The baby could not, survived? that baby could not survive. It was a Okay. 20 weeker baby, so Okay. could not survive. So these are the signs, and it may happen without a warning also. ओके. एंड इफ यू कुड हैव डायग्नोस्ड लेटर, वो क्यों हुआ था वैसा So she has premature rupture. रप्चर? और उनको कुछ दिनों से पहले से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा था जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो अच्छा. इन्फेक्शन फैल गया, इसकी Okay. वजह से बेबीज पहले आ गए. एक बेबी डिलीवर हो गया पहले, ओके, तो दूसरा बेबी देन दे डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल. गॉट इट, गॉट इट. सो यूजुअली ऐसे कोई सिनेरियो में इमरजेंसी में सर्वाइवल रेट इज देयर कि बेबी इज लाइक डेड बिफोर बिकम? नहीं, ऐसा नहीं है. डिपेंड्स अगेन कौन से जेस्टेशन पे डिलीवरी हुई है. ओके, I said there are a lot of babies who comes after home delivery, 25, 26 week, 28 week deliver हो गए, and then they have come to us and they have survived. got it. So I'll go back to the previous story जो आपने बोला था कि एक बेबी 112 डेज के लिए NICU में था. Now since even you are a mother of a 4-year-old daughter, Yeah. okay, ये मुझे पर्सनली भी जानना है, and even the audience would want to know कि what does it go through the parents mind जो 112 डेज तक अपने बेबी को प्रॉपर मिल नहीं पाए, स्पेशली कि इनका फर्स्ट बेबी रहेगा. So yes, parents के लिए जो separation होता है बेबी से, it's an emotional stroke actually, कि वो बच्चे के साथ रहना, उसको दूध पिला पाना. So जब वो बच्चे, मम्मी तो जाती हैं बच्चे से मिलते हैं, फादर्स, so 112 days he cannot be not going to office, right? He has to resume his work. तो इमोशनल इम्पैक्ट तो पड़ता है उनके ऊपर. वी ट्राई टू एक्चुअली ईज इट. हम कोशिश करते हैं उनको बच्चे से मिलाने को, उनको रोज हम काउंसलिंग करते हैं, बट आई सी टीयर्स इन द फादर्स आईज, मदर्स आईज व्हेन दे फर्स्ट टाइम सी द बेबी. दे से कि अब ये निकाल दीजिए मैम, ये ट्यूब्स नहीं पसंद आ रहे, ये कब निकलेगा, ये क्वेश्चन आता रहता है. मैम वो दूध पे कब आएगा, नली से कब निकालेंगे, मैं पहली बार बच्चे को गोदी कब ले सकती हूँ, मैं उसको ब्रेस्ट फीड कब करा सकती हूँ. सो इस तरह के क्वेश्चंस मदर्स पूछते रहते हैं, और वो हर एक छोटा छोटा माइलस्टोन ना उनके लिए इतना खुशी वाला होता है कि आज मैंने पहली बार बच्चे को
KMC मिले, आलिंगन किया, अपने गले पे लगाया, और पूरे टाइम वो मदर्स ना प्रे करते रहते हैं कि बेबी की रिकवरी हो। सो हाँ, फर्क तो पड़ता है बच्चा साथ में है या नहीं आई है। गेस मैं उनके पेरेंट्स से मिला था यस, जो 112 डेज का बेबी जो NICU में था, एंड यू हैड ओनली कॉल्ड मी टू मीट देम, एंड मैंने खाली उनको बेसिकली पूछा हाउ आर यू फीलिंग। वो लोग लिटरली नेक्स्ट 10 मिनट्स तक खाली बोलते रहे कि हाउ मच हैप्पी दे आर टू सी देयर बेबी आफ्टर मोर देन 100 days, एंड आई कुड नॉट फैथम कितना वो पेनफुल रहेगा, कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा उन पे टू बी स्टेबल, टू एक्सेप्ट दैट ओके इतना नजदीक होके भी आई कैन नॉट हैव और टच माय बेबी राइट नाउ, एंड बट लेकिन उनके आंखों में खुशी काफी बहुत ज्यादा था। सो NICU में बेसिकली दे डू कम, हाँ दे टच द बेबी, बट अच्छा हाँ मतलब घर जैसा दिन भर उसको मसाज कर रहे हैं, दूध पिला हाँ, पा हाँ, रहे हैं, वो उतना नहीं नहीं हो कर रहा। पाते क्योंकि बच्चा उतना फ्रजाइल है। करेक्ट। सो जब उनको वो बच्चा पूरी तरह से अपने पे मिलता है ना, तो वो बहुत ऑब्वियसली द हैप्पीनेस इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। अग्रीड अग्रीड। ओके मैम, काफी इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो गया। नाउ लेट्स कम टू मोर प्रैक्टिकल थिंग्स, दैट Okay. इज जो नॉर्मल बेबीज भी होते हैं, ऑफ कोर्स यू केटर देम एज वेल, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं। यस यस, तो इनमें जब एक पेरेंट लेके आता है एक नॉर्मल बेबी बट जस्ट न्यूबॉर्न फ्रजाइल है, पेरेंट्स को नहीं पता नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे कितने सारे मिथ्स वगैरह रहेंगे जो एक इंडियन नॉर्म्स की वजह से चलते हैं, ठीक है? बिकॉज दादी ने ऐसा बोला, हाँ। दादा ने ऐसा बोला, दूर का मामा ऐसा बोल रहा है, गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं, उसमें से ऐसा क्या क्या आपने देखा है विच इज नॉट एक्चुअली साइंटिफिकली करेक्ट, जो करना चाहिए, और क्या क्या सही है, आपको क्या लगता सो ना बहुत सारे एडवाइजेस मिलते हैं पेरेंट्स को, सब बोलते हैं ऐसे Okay. करो, ऐसे मत करो, ये खिलाओ, ये मत खिलाओ, हम्म। ऐसे खाओ, ऐसा मत खाओ। सो ऐसा वो आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आपको जो भी करना है मुझसे पूछ लीजिए एक बार। हम्म। सो फर्स्ट फ्यू डेज तो मैं उनको एक ही लाइन बोलती हूँ, पहले 14 दिन जितना कम करोगे उतना अच्छा है। डोंट डू एनीथिंग एक्टिवली, जस्ट फीड द बेबी, मॉनिटर द स्टूल्स, मॉनिटर द यूरिन एंड बी हैप्पी। बच्चे को अपने पास रखो एंड देन बाकी चीजें बच्चे के न्यूबॉर्न केयर वगैरह आते हैं। सो बहुत सारे मिथ्स है, यू कैन इवन कवर आई मीन 1 hour फॉर इट, ठीक है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो याद रहेगा पेरेंट्स को। सबसे पहला जिसको मैं बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हूँ, वो कहते हैं ये जो तालू है ना, यहाँ पे AF होता है बच्चों का, कभी कभी आपने छुआ है, नरम सा होता है, तो कहते हैं इसमें दुनिया भर का तेल डालना है ताकि वो जल्दी से क्लोज हो जाए और उसका जो सॉफ्टनेस है वो चला जाए, वो सख्त हो जाए। सो ये पूरा साइंटिफिकली रॉन्ग है। ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसका डेवलपमेंट फर्स्ट 1000 डेज में होता है। तुम और मैं दोनों यहाँ पे अपने 1000 दिन के ब्रेन को लेके बैठे हैं, उसके बाद नहीं बढ़ता है वो। और वो पहले 1000 दिन बढ़ता है क्योंकि ये जो हमारा स्कल है बच्चों वाला, वो उसमें सूचर्स होते हैं, उसमें ऐसी लाइंस होती है जो एक्सपैंड हो सकती है। तो ब्रेन जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, इसीलिए वो स्कल उसको अकोमोडेट कर पा रहा है। अब मैं इसको भरना चाहूंगी तो ब्रेन बढ़ेगा कैसे? मैं बोलती हूँ, आप इसको भरोगे तो बच्चे का ब्रेन छोटा रह जाए, मंदबुद्धि हो जाएगा वो। सो ऐसा नहीं करना है। और नहीं होता ना? नहीं होता, और शरीर से बड़ा इससे होगा भी नहीं, क्योंकि आप ये तेल डालने से नहीं बढ़ने वाला है, ये अपने नेचुरल कोर्स पे 2 to 3 years में जो है वो तभी बढ़ने वाला है। दुनिया भर का ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन, बच्चे के हेयर लॉस होंगे, फंगल इन्फेक्शन कैन इंक्रीज और फैल भी सकता है, तो वो तो नहीं करना है। got it. दूसरा मिथ जो रहता है, अगेन बच्चे को तकिया लगाना है, और सरसों के दानों का तकिया बड़ा फेमस है इंडिया में, जो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। भगवान ने बच्चों को अपना खुद का तकिया देके भेजा। ये जो ब्रेन का पीछे का पोर्शन ऑक्सीपुट बोलते हैं, वो प्रोमिनेंट होता है बच्चों में, तो उन्हें नहीं तकिया लगाना है। अब लगाया तो क्या होगा? प्रॉब्लम है, व्हेन यू पुट अ पिलो हियर देयर विल बी फ्लेक्शन। आप यहाँ देखो, ऐसा फ्लेक्शन होगा। बच्चे की जो सांस नली है वो बहुत फ्रेजाइल है, इस फ्लेक्शन की वजह से सांस बंद हो सकता है, डेथ हो सकती है, तो उनको नहीं लगाना है। बहुत से पेरेंट्स ना वो हेड शेप को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, हेड का शेप ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करना है। हेड शेप अपने आप जस्ट डिफरेंट पोजीशंस रखेंगे ना, हेड शेप नॉर्मल हो जाएगा। सो ये तो ब्रेन रिलेटेड ही 3 हो गए, तुम सोचो कितने होंगे सारे ऑर्गन डिस्क्राइब करे तो। फिर देन आईज, काजल लगाने से बड़ी आंखें होगी, नहीं होने वाली बड़ी आंखें काजल लगा के, कुछ नहीं होता, जेनेटिक्स है वो। आई हैव हर्ड दैट वो ठंडा रखता है या समथिंग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन्फेक्शन हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। जो आंखें हैं
वो मम्मी पापा पे जाएंगे। अच्छे सो ब्रांड आपने देखा ना, हाँ, किसी भी brand ब्रांड का अच्छा, नहीं चलेगा, अच्छा, मैं अच्छा, कोई ब्रांड ठीक नहीं है, दे। हाँ। आपने देखा है कि एक पर्टिकुलर पार्ट, इंडिया की बात कर ले, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के आईज का स्टाइल एक अलग तरह का होता है, दूसरी जगह का अलग, तो वो जेनेटिक्स है। वो बराबर। हमारे काजल लगाने से नहीं होने वाला ठीक। गॉट इट, नाक टान टान के लंबा करते हैं, अरे नहीं होगा, Got बच्चा it. बहुत खूबसूरत है, उसको रहने दो वैसे ही। गॉट इट, गॉट इट। सो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, मलाई लगाते हैं, बेसन लगाते हैं, आटा लगाते हैं, डर्माटाइटिस हो जाता है। ओके, क्यों चाहिए आपको गोरा बच्चा? बच्चा बहुत खूबसूरत है, उसका कलर मम्मी पापा के कलर पे ही जाने वाला है ना? नहीं लगाना है ये सब। कलर से मेरे को याद है, आई हैव हर्ड दैट जो बेबीज हु आर जस्ट बोर्न डू नॉट हैव यूजुअली द कलर्स दैट दे हैव ऑफ द पेरेंट्स। वो लोग इवेंचुअली उसको अडॉप्ट करते यस, बाद। धीरे धीरे ना बच्चों का मतलब स्किन मेच्योर होती है। इनिशियली ना स्किन बहुत पतली होती है, गॉट इट। दम के बाद स्किन धीरे धीरे, स्किन के लेयर्स जो होते हैं, केराटिन लेयर्स वगैरह, वो हम्म। मेच्योर होते हैं। तो फिर वो बच्चा अपना मेच्योर स्किन का शेप आई मीन कलर ले लेता है। गॉट इट। मैंने एक ये भी मिथ सुना है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं, वो जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क रहता है वो देने को मना करते हैं, कोई कोई इंडियन रिलीजन्स में, कोई कोई फैमिलीज में। इज इट अ गुड थिंग कि So you are Actually- asking about the first milk of the mother yes, to be yes, given to yes, the baby correct, or not? correct. So this is one of myth in breastfeeding. And again, breastfeeding के रिलेटेड इतने myths है ना इंडिया में कि आप उस पे 4 hours का पॉडकास्ट शूट कर सकते हो। Okay. मैंने घोस्ट के रिलेटेड इतने myths नहीं सुने जितने मैंने breastfeeding रिलेटेड सुने। अच्छा। ओके, सो सबसे पहला कोलोस्ट्रम होता है, उसको कहते हैं पहला मिल्क, पहले Okay, 2 दिन 3 colostrum. दिन जो आता है। Got it. It's a super food for baby. Okay. It is rich in vitamin A, it is rich in calorie dense, and it is rich in immune factors, जो immunity होती है। So जो भी सुप्रीम पावर है, भगवान है, गॉड है, जो भी है, उसने जब बच्चे को भेजा है ना, तो उसके प्रोटेक्शन के साथ भेजा है। सो फर्स्ट फ्यू डेज में बच्चे की स्टमक कैपेसिटी बहुत कम होती है, 5 से 8 ml इतनी ही होती है, और वो उतने ही में उसको उतनी एनर्जी मेंटेन करनी है। तो भगवान ने पहला मिल्क ही ऐसा बनाया कि वो बच्चे के लिए एप्ट है। Okay. तो उसकी न्यूट्रिशन भी देगा, और सबसे जरूरी अभी बाहर आया है, वो अंदर था इतने दिन सेफ एनवायरनमेंट में मदर के अंदर, बाहर आते ही सबसे पहला खतरा इन्फेक्शन का, Got it. उसको इम्यूनिटी देनी है। सो इट इज द फर्स्ट वैक्सीन टू द बेबी, Okay. पैसिव वैक्सीन, मदर के सारे इम्यून फैक्टर बच्चे को जाएंगे। Nice. बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और उसको देना ही है, वो देना ही है। मदर का फर्स्ट 3 days का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेबीज को देना है, Okay. Got it. नो डाउट। Done. So I Period. hope mothers लोग को ये पता चल गया है, and if there are any relatives or anyone above them trying to push them कि ये मत करो वगैरह वगैरह, they should not listen exactly. And I guess आप भी ये मानोगे ना, after having इतना तक भी पॉडकास्ट जो हमने किया है, मैं भी इतना मानता हूँ कि every new mother should at least visit a neonatologist once at least and take the advice what should be done. सो एज आई सेड, बेटर नॉट टू डू देन टू डू। आओ पूछो, उसके बाद करो, करेक्ट, करेक्ट, सुनो सबकी, करेक्ट, करो साइंस की। बराबर, बराबर। सो एक और मिथ है, ओके, मैंने ये पढ़ा था, एंड मेनी कंट्रीज, स्पेशली एशियन कंट्रीज, इवन इंडिया में भी फॉलो होता था, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है बेबी का, सो द मदर्स टेल द डॉक्टर्स टू प्रिजर्व इट, एंड आई हैव हर्ड सम प्लेसेस कि वो लोग उसको वापस कंज्यूम करते, या फिर उसको प्रिजर्व करके किधर रख देते एज अ गुड साइन और समथिंग लाइक दैट। इसका आपका क्या कहना है? सो इफ यू आर लाइक इमोशनली अटैच्ड टू दैट थिंग एज अ मेमोरी, कि वो क्लिप है उसका, आजकल बहुत लोग करते हैं, वो रेजिन में डाल के राइट, कुछ बनाना चाहते हैं, दैट्स ओके। बट आप ये सोच के प्रिजर्व करो कि ये कुछ काम आने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को एक्चुअली 4 दिन पहले ओपीडी में एक पेशेंट ने पूछा, मैम ये कॉर्ड हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इससे स्टेम सेल्स मिलेंगे? नहीं, वो स्टेम सेल्स नहीं मिलेंगे उससे, वो इतने से कॉर्ड्स, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग है, वो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो इफ आपको इमोशनल है कि आपको अपने बच्चे की क्लिप रखनी है तो रख सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो यूज, देयर इज नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। There's no scientific reason about it. Okay, got it. Because I have heard some of my colleagues have done okay. that. So ठीक है, let's deep dive into certain precautions okay. जो mothers को लेना चाहिए, not पड़ता है but चाहिए when they have a newborn baby. Let's start with food. Okay, तो ऐसे कौन से according to you are superfood that you have seen better results when mothers have followed that
particular pattern of that food for the newborn. ओके सो अभी अनदर मिथ अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग ये हो गया कि जैसे बेबी डिलीवर होता है ना, सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ उनको जैसे डिलीवर हुआ है, आप मम्मी का दूध पिलाना शुरू कीजिए। तो जो घर की सबसे बड़ी रहेंगे ना, वो बोलेंगे अभी तो इसका खाना चालू नहीं हुआ है, तो दूध आना चालू नहीं हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा पेट में था तो मिल्क प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। द मोमेंट यू पुट द बेबी टू ब्रेस्ट, वो हार्मोन्स रिलीज होंगे, बच्चे को दूध आने लगेगा। तो ऐसा खाने से रिलेटेड मिल्क आउटपुट एक्चुअली जनरली नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स अ डिमांड सप्लाई साइकिल। बच्चे ने मांगा तो माँ का दूध आने लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस वो मदर पे लगाए जाते हैं ना, ये मत खाओ ये ठंडा है, ये मत खाओ ये गर्म है, ये मत खाओ इससे बच्चे को गैस हो जाएगा, ये मत खाओ इससे बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। मैंने सब तरह का सुन लिया है। हल्दी खाने से जॉन्डिस होता है, चिकन खाने से जॉन्डिस होता है, आइसक्रीम खाने से बच्चे को ठंडी लग जाती है, और कुछ खाने से गैस बन जाता है। ये सारे के सारे मिथ्स है। प्लीज टॉर्चर मत करो मदर्स को, उनका पेरेंटहुड उनको एंजॉय करने दो, उनको न्यूट्रिशियस खाना देना है हमें। साइंटिफिकली थोड़ा सा मेथी जो बोलते हैं वो मिल्क आउटपुट इंप्रूव करता है, दैट यू कैन ऐड ऑन द डाइट ऑफ द मदर। बाकी जिस खाने को खा के वो खुश रहे, जो नॉर्मली खाते रहती है, होम मेड न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड इज रिकमेंडेड, जिसमें वो खुश रहे। तो ऐसे कौन से आपके हिसाब से टॉप 3 या कैटेगरीज ऑफ फूड रहेंगे जो मदर्स को अवॉइड करनी चाहिए? जो हम अवॉइड करने बोलते हैं, एक तो ऑब्वियसली जंक फूड, बाहर का खाना, चाइनीज हर्ब्स वगैरह जिनके बारे में हमें पता नहीं है, बाहर के रेस्टोरेंट में बने, वो नहीं खाने। एंड थर्ड, मर्क्यूरी कंटेनिंग फिश जो होती हैं, वो अवॉइड करनी है। फिशेस जिसमें मर्क्यूरी का अमाउंट ज्यादा होता है। गॉट इट। अदरवाइज जो वो खाती आ रही हैं वो खाने दीजिए। गॉट इट। सो इफ दे फॉलो, लाइक आपने जैसा बोला, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, इवन द मदर्स, एंड इवन गिव इट टू द बेबी, सो बेबी का अपब्रिंगिंग इज मच बेटर in terms of the future of it. So आपके दूध की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। बराबर। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months। सो जो मदर न्यूट्रिशन लेती है, दैट इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द मिल्क। आपने प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, मिल्क में प्रोटीन अमाउंट वगैरह अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली बच्चे की जो सेहत है, हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव फॉलोड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, यू विल eventually going to mirror that for the baby. तो that will be great. So since आपने breast feeding पे इतना emphasize किया है, so breast feeding के बारे में बात करते हैं, because I know for a fact that there are certain mothers, small percentage, but there are certain mothers who are not able to properly breastfeed because of certain hormonal changes or any body issues. तो आप मुझे ये बता सकते हैं डीप में कि ये क्या टाइप के इश्यूज होते हैं because of which they cannot do that, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है? सो एल्टन, एक्चुअली मैं बोलूँ ना, ब्रेस्ट फीडिंग इज सच अ नेचुरल थिंग, होना ही है, हो ही जाएगा, आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे। बट प्रॉब्लम क्या होता है, वो जब डिलीवरी के बाद इतने तरह के एडवाइजेस आते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है। कल ना ओपीडी में एक पेशेंट आई, शी वाज क्राइंग लिटरली, आई हैव सीन मदर्स कमिंग टू माय ओपीडी क्राइंग कंटिन्यूअसली। वो इमोशनल वर्स्ट हो जाता है, मेरे सामने बोलते हैं कि मैम नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं पता मुझसे हो पाएगा कि नहीं, am I enough for my baby or not? That emotional feeling is very natural to happen after delivery, because it is just a play of hormones. अभी एक अलग प्रेगनेंसी थी, अचानक से मदर बन गए, it's a birth to mother too also, right? बराबर। तो यहाँ पे हमें उनको संभालना है, उनको अरे हमारे टाइम पे तो इतना होता था, ये वाली एडवाइस नहीं देनी है। सो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, उनको सही तरीका बताना है, उनको सही टेक्निक बतानी है ब्रेस्ट फीडिंग की, उन्हें बताना है कि कैसे पिलाना है, एंड वो ओवर रिलायंस ऑन द टॉप मिल्क नहीं करना है। धीरे धीरे मिल्क आउटकम आ जाएगा। जो सबका परसेप्शन होता है कि पहले 3 दिन में बहुत मिल्क आता है, ऐसा नहीं है, पहले 3 दिन में कम ही आता है, कोलेस्ट्रॉल अमाउंट लेस, बेबी की रिक्वायरमेंट भी कम है, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट कमिंग इन। But yes, I cannot deny कि lactation failure is not a fact. There are chances 5 to 10% of the mothers may not produce milk. But that can be predicted sometime, depending upon how the pregnancy was, how complicated the delivery was. पोस्ट प्रेगनेंसी मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे में हम पहले से थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे एंड मदर को एक्स्ट्रा सपोर्ट करेंगे। सो हार्ड नहीं मानना है, अगर लग रहा है कि मिल्क सफिशिएंट नहीं है तो लैक्टेशनल काउंसलर, नेओनेटोलॉजिस्ट के पास आएंगे। सो इन द मदर्स जिनको लैक्टेशन इश्यूज है, अल्टरनेटिव कुछ होता है मिल्क ऐसा? सो बेस्ट इज मदर्स ओन मिल्क।
second best you could say is donor milk if Okay. available. Okay. Okay, and I'll stop here ठीक है, because I can't give them an alternative. बोलेगा मैडम ने तो बोला था. नहीं correct because this is not to promote it, Hmm. because जैसे आपने अभी आंसर दिया, so I understood this is not more of a hormonal issue, it is more of a psychological issue, right? Because बहुत लोग after pregnancy डर जाते हैं whether they are doing right, whether they are doing Yes, wrong. yes, वो confusion की वजह से they are not able to take right decisions, yes. right? So that's क्या why- होता है ना हाँ, एल्टन, उन्हें लगता है उनका मिल्क कम पड़ रहा है बराबर. तो वो फॉर्मूला देते हैं. हम्म, अब जब फॉर्मूला दे रहे हो तो ब्रेस्ट या ब्रेन को मैसेज क्या मिलता है कि डिमांड नहीं, हम्म, सो इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग मिल्क. देन अगेन यू गिव फॉर्मूला, दे फॉल इनटू दिस विशियस साइकिल. okay, सो ये ट्रैप बन जाता है पूरा. सो पहली बार ही जब आपको लग रहा है तभी आप और ज्यादा एम्फेसाइज करो कि ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, मुझे okay, किसी और चीज पे रिलाई नहीं करना है. got it. सो देन यू विल कम आउट ऑफ दैट साइकिल. understood. ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसा क्या होता है? अच्छा, ये इट इज पैकेज्ड Packed मिल्क. milk, got it. ओके, हाँ, जो it is derived from cow milk only, okay, so it does not have that all that factor which a human milk have. got it. But it's still safe. If you don't have any option left, there's no option. Otherwise mother's milk is best. 1 2 to 10 mother's milk. Got it. Okay, so basically वही है कि mothers have to push themselves. I think हमने ने mothers के बारे में बहुत बोला. Even husbands have to support. हाँ, and their I wives. won't say even push, we have to just support. We all have yeah, to support. इसलिए मैं word push नहीं कर रहा हूँ. मैंने चाहता वो लोग भी ट्रैवल में पड़े. So they should support as emotionally as possible. Listen to Yes. them and try to get guidance from doctors like you. Yes. लेके जाना चाहिए. Even if mothers feel shy to take advice or listen from outside because of the norms that वो लोग जिधर भी वो लोग ने सुना रहेगा उनके मम्मी से या उनके दादी से या something like that. So husband should also take a step or Yes, yes. they should take And their nowadays yeah. I feel very good about it कि both parents, fathers and mothers are equally carrying the baby. Correct. मम्मी आगे बोलती है मैंने दूध पिला दिया, बर्पिंग का काम पापा का है. So that's good about the modern parenting. Got it. So अभी हम कुछ ना नॉर्मल वर्सेस रेड फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं. Okay. ओके, कि बेबीज में अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे, सो अ पेरेंट शुड टेक एन इमीडिएट रिएक्ट मतलब एक्शन ऑन इट. Okay. सो ऐसे कौन से साइंस होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल स्नीजिंग हो गया, कंटिन्यूस स्नीजिंग, हिकअप्स, व्हाट आर दोस? So sneezing is normal. ओके, क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन है या फिर कुछ भी है, डस्ट है. Few hiccups are normal. Got It's not a problematic thing. Hmm. बेबी थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग भी करेगा, कभी कभी रोएगा भी. These are normal things. Absolutely red flags are if baby is not feeding at all. ओके, Baby is lethargic. It's not active. Okay. ओके, And third is any kind of color change. You're not seeing the baby normal pink like ऐसा bluish लग रहा है आपको, बहुत yellowish लग रहा है. ओके, So these are the absolute red flag जो हमें बच्चों को ना डिस्चार्ज के समय बोल के भेजते पेरेंट्स को कि ऐसा कुछ भी लगे you rush to emergency. गॉट इट, Okay, these are the red flags I would say. Got it. बाकी थोड़े बहुत rashes, hiccups, sneezes, they are okay. व्हाट अबाउट timely stools of babies? Okay. So after 5-6 days, they establish a mature stool pattern. अगर आपने breast milk पिलाया है, breast milk is called as liquid gold. Okay, So they give semi-solid golden stools, which is normal. okay, But if the stool color is white, Hmm. if it is very watery, that time you need to consult your doctor. got it. Swelling, any particular part में अगर बेबी को swelling है, what part would be like concerning? Like for example, chest swelling हो सकता है बेबी में. Is that much concerning or something? नहीं, chest swelling जो होता है ना, breast swelling होते हैं हाँ. बच्चों में. क्यों होते हैं? क्योंकि बेबीज जब मम्मी के अंदर थे तो मम्मी के हार्मोन्स उनको ट्रांसमिट हुए हैं, Okay, तो वो हार्मोन्स जाते जाते जाएंगे. okay, तो उसके लिए थोड़ी सी ब्रेस्ट स्वेलिंग्स आती है, उसको लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं करना. बहुत लोग पता है वो ब्रेस्ट को प्रेस करके उसको पतला करने की कोशिश करते हैं, दूध निकालने की कोशिश करते हैं कि अरे वो बड़ा हो जाएगा. एंड इट लीड्स, आई हैव सीन केसेस लीडिंग टू mastitis इन दोस बेबीज. बेबीज में. यस, वो कहते हैं ब्रेस्ट का शेप एबनॉर्मल लग रहा है, इतना फुला हुआ है. स्पेशली दोस दाइज हु कम टू होम मसाज के लिए वो करते हैं, बराबर. जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज इससे बच्चे को mastitis हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है. Okay, सो ये स्वेलिंग को कुछ नहीं करना. Hmm. अदरवाइज आई थिंक
अगर आपको कहीं और स्वेलिंग लग रही है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए. That the doctor will advise, of course. Got it, got it. So आपने बोला first 6 months a baby has to be breastfed, Yes. correct? What after 6 months? आप क्या recommend करते हो usually for the start? Okay. So after 6 months ना मैं पेरेंट्स को हमेशा 5.5 मंथ पे बुलाती हूँ, को Okay. बैठा के पूरा आधे घंटे तक कॉम्प्लीमेंट्री फीड जिसको बोलते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इट इज एन एड ऑन फीड टू ब्रेस्ट मिल्क. Okay. वो स्टार्ट करवाते हैं. Hmm. So that in brief we ask them to start homemade mashed food as per the baby's adaptability. स्टार्ट करेंगे हम सीरियल, स्टार्ट करेंगे हम थोड़े बहुत वेजिटेबल, स्टार्ट करेंगे मेश्ड फ्रूट, स्टार्ट करेंगे. ओके. और जो नहीं करना है वो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ कि पहले दिन से ग्राइंड नहीं करना है, सीव नहीं करना है. आप उनको हैंडमेड होम बेस्ड फूड खिलाने हैं. Okay. धीरे धीरे एक करके हम मील बढ़ाएंगे और उनको एक ट्रायल देना, 3 दिन तक देना है, देखना है सूट कर रहा है कि नहीं. उसके हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे. Got it. सॉल्ट एंड शुगर्स नॉट टू बी गिवन टिल 1 year. अच्छा. एंड एनिमल मिल्क 1 साल तक नहीं देना. माँ का दूध ही देना है. Okay. डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हो आप, बट एनिमल मिल्क नहीं देना है. नहीं देना होता है. इस बैग मेरे को ऐसे याद है, मैंने पेरेंट्स को बोला था काउ मिल्क नहीं देना है. Okay. सो दे केम आफ्टर 2 weeks कि मैम आपने काउ मिल्क मना किया तो हमने गोट मिल्क चालू कर दिया. सो नाउ आई एम वेरी पर्टिकुलर टू से कि एनिमल मिल्क नहीं देना है. तो along with dairy products and all this stuff, ऐसा कोई particular vegetables है जो avoid करने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा एक चीज इंट्रोड्यूस करते जाओगे. Okay. अपना एम क्या रहता है? फर्स्ट वी स्टार्ट डिसाइड द एम, एग्जिट प्लान. 1 साल पे बाय एंड ऑफ द 1 year द बेबी शुड शेयर द टेबल फूड विद द पेरेंट्स. Got it. घर पे जो बना है ना उसी कंसिस्टेंसी में, उसी के पेरेंट्स के साथ हम खाना सीख जाए, तो उसी के लिए हम उनको थ्रू आउट 6 to 12 month प्रिपेयर करते हैं. Got it. Got it. एंड ब्रेस्ट फीडिंग कब नहीं करनी है, वो एड ऑन है. वो रहना एड ही ऑन चाहिए. वो जितना चल रहा है चलने दो. Okay. फूड इज एड ऑन. Okay. So I believe एक बार हमारी पहले भी बात हुई थी कि lot of parents out there ये जो complimentary food होता है इसका एडवाइस काफी इंटरनेट से लेते हैं यहाँ वहाँ से, और कोई भी फूड देना स्टार्ट करते हैं थिंकिंग दैट दिस इज गुड. आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं कि जिन्होंने कुछ गलत एडवाइस लिए हैं, स्टार्ट किया है एंड देन दे केम टू नो कि इट वाज नॉट गुड? सो क्या होता है ना, इंटरनेट पे आजकल इतनी ज्यादा एडवाइस अवेलेबल है, whether that no one is checking it कि ये करेक्ट है कि गलत है. एडवाइस दे कौन रहा है? whether is neonatologist, pediatrician, child nutrition वाला या फिर lactation council. no, advice are available, we are taking. and so एक मदर थे, उन्होंने with very good intent she took a lot of advices and she prepared a very super food for her baby. Okay. उसने ना सारे तरह के सीरियल मिक्स कर दिए. Okay. उसके अंदर थोड़ा हम चलो न्यूट्रिशन रिच करते हैं, थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया. एंड ऐसे करके मिक्सचर ऑफ 10-12 थिंग्स शी मेड एंड स्टार्टेड विद दैट. Okay. अभी बच्चे को हो गए रैशेस एंड डायरिया. सो देयर वाज सम कंपोनेंट इन दैट मिक्सचर जो बेबी को सूट नहीं किया. बट अब हम पता कैसे करें? उसने सब शुरू किया एक साथ. वो हमारे पास ओपीडी में आए, मैडम कल से ये चालू, मतलब पहले बोला रैशेस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, दांत आ रहे होंगे, ऐसा कुछ. तो देन ऑन आस्किंग इन डिटेल तो पता चला कि कल कुछ नया फूड चालू किया जो ये था. सो मैं कहती हूँ जब भी आपको फूड चालू करना है प्लीज जाके एक अच्छे से कंसल्टेशन कीजिए, ऐसी इंफॉर्मेशन लीजिए जो ऐसे सोर्स से आ रही है जिनको पता है बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में. अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस, राइट? गॉट इट. सो बहुत सारे नेग्लिजेंस की वजह से फेटालिटी भी हो सकता है टू द At hospital admissions can happen. Baby में डायरिया, डिहाइड्रेशन कैन हैपन. बराबर. सीवियर अगर एलर्जी हो गई तो एलर्जी इज नॉट गुड फॉर बेबी, राइट? Got it. इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स. Got it. So मैम हमने काफी चीजें कवर कर ली अभी, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, स्पेशली जो एक पेरेंट्स के बेसिस पे होता है, बिकॉज एट द एंड वो लोग अडल्ट है. A baby does not know what he is doing, what he is seeing, what he is thinking. तो एनवायरनमेंट में मैक्सिमम टाइम्स पेरेंट्स होते हैं उसके आजू बाजू, राइट? और मैंने काफी बार देखा है कि पेरेंट्स लोग कंपेयर करते हैं कि यार इसका बच्चा जल्दी चलना चालू हो गया, इसका बच्चा ये करता है, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ, एंड ऑल दो स्टफ. और वो लोग एक डिलेमा क्रिएट करते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. ऐसे आपने केसेस देखे? हाँ, वो पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली कजन्स है, 6 महीने ओल्ड बेबी है, उनका भी इनका भी, मैम उसने बैठना चालू कर दिया, मेरा बच्चा अभी तक बैठ नहीं रहा है,
या फिर वो बात कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है, तो मैं उनको बड़े प्यार से बोलती हूँ कि देखो 5 अंगुलियां एमटी, ये ही बराबर नहीं है। हम्म। और मेरे लिए तो इतना इजी है कि मेरे पास इतने सारा मल्टीपल प्रेगनेंसीज वाले पेशेंट्स आते हैं, तो दो जो ट्विंस होते हैं, सेम जेनेटिक मेकअप, सेम पेरेंट्स, सेम इन्वायरमेंट, सेम डॉक्टर, हम्म। बट स्टिल बोथ द बेबीज हैव देयर डिफरेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट। हम्म। सो हर बच्चा अलग है, Got it. हर बच्चा अपने ही पेस पे डेवलप करेगा। कुछ रेड फ्लैग्स होंगे तो हम जरूर आएंगे। इसके लिए आप जब आते हो ना वैक्सीनेशन विजिट के लिए, हम्म। तो जब वो बच्चा घुसता है, बेड तक आता है ना, उसके बीच में मेरा डेवलपमेंट असेसमेंट हो जाता है। हम्म। सो वो 4 चीजें हम देखते हैं। ग्रॉस मोटर, हम्म। ग्रॉस मोटर मतलब जैसे चलना, बैठना, ये बड़ी चीजें। हम्म। फाइन मोटर, हैंड मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हम्म। सोशियो एडेप्टिव, अभी 7 मंथ में बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी होगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी हो रहा है कि नहीं, वो सब। एंड लैंग्वेज। Okay. So, while giving the vaccine, I assess all these things. Okay. And if there is any red flag, we tell the parents. Got If not, we tell them सब अच्छा चल रहा है, हम्म। कहीं कंपेयर करने की जरूरत नहीं बराबर। है। और अगर आपको डाउट होता है तो अपने ही अंदर रख के इतना स्ट्रेस मत लीजिए। पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन को आके पूछ सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा सब कुछ सही कर रहा है कि नहीं। और वैसे भी अगर आप फॉलोअप पे रहेंगे, अपना वैक्सीन शेड्यूल रहता है 6 वीक्स, 10 वीक, 14 वीक्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। सो इट इज मेड इन दिस वे बिकॉज हम हर 3rd मंथ पे बच्चे को असेस कर लेते हैं Got कि it. उसका डेवलपमेंट बराबर चल रहा है कि नहीं। कंपेयर नहीं करना है। Understood. Perfect. आप 6 महीने में बैठना सीखोगे, मैं 8 महीने में सीखूंगी, ये हमारा अपना पोटेंशियल है। बराबर है। रेड सब फ्लैग्स अलग। आया कि 1.5 साल तक बैठना नहीं सीखा, तो हम सोचेंगे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। Got it. So आपने भी जो आंसर दिया उसमें से एक क्वेश्चन है मुझे कि ये जो वैक्सीनेशन होते हैं ये कितना नेसेसरी है, और अगर एनी पेरेंट्स मिस देम उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? So, I am a promoter of vaccines. इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री हुआ वैक्सीन की वजह से, अच्छा। राइट? काफी सारी डिजीजेस से हम आज लड़ पा रहे हैं वैक्सीन की वजह से। ओके, कुछ वैक्सीन डिजीज का होना रोकते हैं, कुछ वैक्सीन डिजीज को सीवियर करने से रोकते हैं। कैसे काम करती है वैक्सीन? कि जब हम वो वैक्सीन देते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए एक बैटेलियन बन जाती है। Okay. मतलब वो Shield. सेना सी बन जाती है, आप समझ लो। तो जब वो जो इन्फेक्शन होता है एक्चुअल में, तब हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं, Right, पूरी सेना रेडी है हमारे पास। Correct. हमने बाकी लोगों को ट्रेन किया एंड हमने उससे लड़ लिया, सिंपल ऐसा। लेकिन पहली बार जब हमें इन्फेक्शन होगा और हमारे पास ये ट्रेंड लोग नहीं है, तो हम नहीं लड़ पाएंगे, तो उसकी ज्यादा पैथोलॉजीज होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो वैक्सीन्स बहुत सारी डिजीज से बचाव करता है, बहुत सारी डिजीज की सिवियरिटी कम करता है, और देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी डिक्रीज होती है इससे, एंड वी आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम अ लॉट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। एंड कितनी सारी बीमारी आपको पता है, करोड़ों बीमारियां है, सबकी वैक्सीन अवेलेबल है, गिनती चुनती 15-20 वैक्सीन है अपने पास। तो जिनकी अवेलेबल है वो तो ले लीजिए, जिनकी नहीं है उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एटलीस्ट इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है। हाँ, जो डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, जो भी है, टिटेनस है, अभी तो सर्वाइकल कैंसर का भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो बाकी के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिनकी वैक्सीन नहीं है, जिनके अवेलेबल है उनकी लेके तो एटलीस्ट हम इन बीमारियों से तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। सो जो एक फीमेल बेबी चाइल्ड रहता है और एक मेल बेबी चाइल्ड रहता है, इनका परवरिश में कुछ डिफरेंस रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आजकल ये डिफरेंस ऐसे ही पूरा वेक हो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं है ना? नो डिफरेंस। नो वन इज अनइक्वल। आई वोंट से कि फीमेल्स भी ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल्स हैव ऑल द पोटेंशियल्स। सो कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं है। बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना है, लड़का हो लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? गॉट इट। सिंस हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज के डेवलपमेंट पे बात ही कर रहे हैं, आई हैव हर्ड दैट देयर आर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग्स एज वेल। जो जस्ट न्यूबॉर्न होते हैं उनके लिए भी कुछ डायग्नोसिस होता है, स्क्रीनिंग लेवल होता है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो क्या होता है? सो NBS बोलते हैं उसको, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। ओके, मैं आपको ना ये केस के माध्यम से बताती हूँ। अभी अराउंड 2-2.5 महीना पहले अपने पास बोईसर से बहुत दूर से एक पेशेंट आया। ओके, बहुत सीवियर जॉन्डिस लेके, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना जॉन्डिस नहीं एक्सपेक्ट करे डे 1 पे। बेबी वाज अदरवाइज गुड, कोई और सिम्टम्स नहीं, जॉन्डिस है बस, तो किसी भी चीज में फिट नहीं कर रहा है। हमने पेरेंट्स से हिस्ट्री ली तो पता चला प्रीवियस सिबलिंग वो 1 महीने पे
एक्सपायर हो गया, ओके उसको भी जॉन्डिस था, ओके लिवर फेलियर में गया, ओके उनका जॉन्डिस डिटेक्ट नहीं हो पाया, जब लीवर फेलियर में गया पेरेंट्स जब डॉक्टर्स के पास गए तो पता चला जॉन्डिस है, लिवर फेलियर एंड बेबी एक्सपायर्ड। ओके ओके, सो दैट क्लिक समथिंग इनसाइड आवर। तो हमने उसका एनबीएस मतलब न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, 3 दिन का ही था वो तब तक। सो हमने उसका स्क्रीनिंग किया एंड इट केम एज गैलेक्टोसेमिया पॉजिटिव, माने वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर केम Okay. पॉजिटिव। सो ऐसे तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। सिंपल एग्जांपल है थायराइड, 1 in around 3,400 बेबीज में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कितना जरूरी है कि जब तक वो बच्चा 2-3 साल का होगा तब तक शायद ये डिटेक्ट ही नहीं होगा, बराबर एंड जब वो डिटेक्ट होगा आप अगर तब ट्रीटमेंट चालू भी करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 3 साल में होने वाला है। करेक्ट थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। बराबर अगर हमने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग नहीं करी हम मिस कर जाएंगे। बेबी 3 इयर्स का होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब Correct. हमने डायग्नोज भी कर लिया तो इट्स गोइंग टू कॉज मेंटल रिटार्डेशन फॉर द बेबी। Oh, सो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ very न्यूबॉर्न important. स्क्रीनिंग। So, ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में क्या-क्या एक्चुअली चेक करते हैं? सो इट डिपेंड्स अपॉन कितना बड़ा पैनल आप करते हो, बट एटलीस्ट 5 हम यहाँ पे 6-7 डिजीज कवर कर लेते हैं, जैसे Okay. थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, गैलेक्टोसेमिया की बात की मैंने। तो इस तरह के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम कवर करते हैं। और अगर कोई हाई रिस्क बेबी है, प्रीमेच्योर है या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वी डू द एक्सटेंडेड पैनल। तो ये जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है ये इजीली अवेलेबल है हर जगह? यस, इट इज इजीली अवेलेबल। यू नो हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड? 2 ड्रॉप्स। लोग करते क्यों नहीं है फिर? मैंने आई हैव नेवर अवेयरनेस, वेरी रेयरली अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है करना है, क्यों जरूरत है? एक एक्स्ट्रा टेस्ट डॉक्टर करवा रहे हैं। हील प्रिक से टेस्ट, आपको हील प्रिक करना है, 2 बूंद ब्लड लगने वाले हैं। ओके, इट इज डन थ्रू टीएमएस, तो सोफिस्टिकेटेड मेथड के थ्रू हो जाता है। Okay. अगर वो पॉजिटिव आता है तब जाके आपको उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। पेरेंट्स नहीं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता है बहुत सारे। अच्छा इट इज नॉट मैंडेटरी, सिंस इट इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नहीं करते। बाहर के देशों में इट इज मैंडेटरी। आई थिंक कुछ टाइम आएगा, ये अगले आगामी कुछ सालों में ये मैंडेटरी हो जाएगा। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है कौन से एज में, लाइक जस्ट बॉर्न पे ही करना यस चाहिए? यस यस, what I strictly follow before discharge, the baby should be screened. मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, आईज अगर लगता है तो रेड आई रिफ्लेक्स स्क्रीनिंग, हियरिंग स्क्रीन। सो कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो बाकी सारी स्क्रीनिंग्स जो आपको करनी है वो करके ही घर भेजना है। गॉट इट। दिस एंश्योर्स कि कुछ भी अगर इश्यूज रहेगा वी कैन टेक प्रिकॉशंस। वी हैव अ डिस्चार्ज चेकलिस्ट, उसमें जब तक सारे टिक नहीं होते बच्चा घर नहीं जाने वाला। अच्छा बाप रे, दैट इज एक्चुअली गुड। आप लोग सामने से मतलब एम्फसाइज करते हो कि नहीं ये ठीक करके ही जाएगा बच्चा। Yes, yes, 100%. Perfect. When baby is with me, it's my responsibility. That is actually good. Parents may not be aware of it. I have to make them. तो हम उनकी काउंसलिंग करके उनको बताते हैं कि हम ये टेस्ट करने वाले हैं, इसका क्या। ऐसा नहीं कि सब टेस्ट इन्वेजिव है, सब में ब्लड लगता है। रेड आई रिफ्लेक्स में कुछ नहीं, मेरे को बच्चे को थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोप देखना है। हार्ट की जो टेस्ट होती है उसमें सिर्फ बच्चे का सैचुरेशन देना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। तो कुछ नहीं, आपको ट्रेन करना है अपने रजिस्ट्रार्स को, अपने नर्सिंग स्टाफ को, और पेरेंट्स को काउंसिल करना है। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू मेक दिस न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग bit more like available to everyone. It is available. I mean, awareness is to be increased. Right. So again, अभी तो डेवलपमेंट का टॉपिक चल ही रहा है और पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम. So as a newborn who has come out of the hospital, stays at his home, जो घर का एनवायरनमेंट होता है, whether the parents are fighting, क्या चल रहा है वो लोग के बीच में, क्लैशेस हो रहा है, वॉइस रेज हो रहा है, सो वो चीज भी इफेक्ट होता है बेबी पर इन अ लॉन्ग रन? 100%. ओके, ठीक है. सो वो बीज तो डल गया. आपको पता ना, पेड़ जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उसके हिसाब से वो पोषित होगा, राइट? सो एनवायरनमेंट का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है. अभी आजकल जो चल रहा है प्रॉब्लम, पेरेंटिंग का प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग एक अलग तरह की थी. हमारे मम्मी पापा ने बोला काम कर लो, नहीं तो बस एक लाइन में काम खत्म. अभी पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड है कि हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग करें कि हम जेंटल पेरेंटिंग करें. कुछ बहुत ज्यादा पैसिव पेरेंटिंग में चले जाते हैं, सब अलाउ कर देते हैं. कुछ बहुत ज्यादा आई मीन ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में चले जाते हैं, एकदम मैंने बोल दिया सो बोल दिया, वो प्रतिष्ठा, अनुशासन, गुरुकुल. सो नहीं, वी हैव टू मेक इट इन मॉडरेशन. रूल्स भी होने चाहिए, बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाना है. एट द सेम टाइम हमें उनके अंदर के जो उनका खुद का जो
पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप कराना है। करेक्ट और जैसा कि आपने बोला कि हम जो करेंगे ना बच्चा वही सीखेगा। करेक्ट अगर आज मैंने कोई लैंग्वेज यूज की ना, मेरी बेटी वही वही लैंग्वेज मुझे 3 दिन बाद सुनाई देती, इतनी जल्दी कैच करती है ना वो। मुझे उसके सामने बोलने से पहले उसको आधे बोन्स के नाम पता है, बिकॉज वी यूज दिस वर्ड्स एट होम। तो आप अपने बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप उसको आप बोलोगे वो आपको आप बोलेगा, आप उसको तू अच्छा। बोलोगे वो आपको तू बोलेगा। दैट आई एग्री सो लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं। फाइटिंग तो बच्चे के सामने करनी ही नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर कि पेरेंट्स ही फाइट कर रहे हैं। एंड अगर एक चीज मैं बोलूँ तो आजकल की न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा मोस्टली 2 लोग रहते हैं, उसमें भी काफी सारी फैमिलीज में बोथ आर वर्किंग। बराबर बच्चे के पास टाइम कितना दे रहे हो आप, कम ही टाइम दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट गिव दैट क्वालिटी टाइम टू द बेबी। उसकी भी सुनिए, उसको करेक्ट कीजिए। सो पेरेंटिंग इन मॉडर्न डेज यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट होल लाइफ ऑफ द बेबी। वो कॉन्फिडेंट होगा, वो फ्रजाइल रह जाएगा, वो अपने डिसीजन ले पाएगा, ये सब हम पे डिपेंड करता है। आई एग्री एंड यू हैव टू सेट एग्जांपल बाय डूइंग इट। करेक्ट बिकॉज आई फील दैट अ बेबी इज लाइक अ स्पॉन्ज okay he grasps everything that is around it so at least घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं होना चाहिए फॉर द फर्स्ट 1 to 3 years एटलीस्ट, ताकि वो ग्रास्प ना करे, वो एक नेगेटिव माइंडसेट से ना अपना लाइफ शुरू करे। yes एंड इवन इफ देयर आर एनी clashes between husband and wife, it should be done privately and not in front of yes yes बिल्कुल बिल्कुल। और 1 से 3 साल नहीं, जिंदगी भर आप वही एनवायरनमेंट मेंटेन करो, आप भी खुश रहोगे। चाइल्ड ट्रॉमा इज ट्रू बराबर ओके। सो इसी से मुझे एक और क्वेश्चन है। इवन माय सिस्टर इज देयर हु इज नाउ इन स्कूल राइट नाउ, बट लेकिन उसको बचपन से ना काफी फोन हाथ में दिया गया है, स्क्रीन टाइम, टीवी, फोन, यूट्यूब, नीचे नहीं खेलने जाती उतना, शी इज नॉट एक्टिव much into sports or anything much. Mostly she is into chat GPT, YouTube, ये सब चीजें। तो ये जो स्क्रीन टाइम होता है, जो आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स जो बचपन से ही टैब लेके दे देते ताकि वो लोग कुछ कंटेंट देखे उसके ऊपर, इज इट एक्चुअली गुड? नो इट्स नॉट। ओके, बच्चे को स्क्रीन नहीं देनी है। ओके 2 साल तक 0 स्क्रीन दिखानी नहीं है। मैंने देखा है ना बहुत सारे पेरेंट्स खाना खिलाना है, सामने वो स्क्रीन लगा दिया और खाना मुंह में डाल रहा है, बच्चे को पता नहीं वो क्या खा रहा है, मुंह में खाना आ रहा है ऐसे मैकेनिकली और वो स्क्रीन में लगा हुआ है। अच्छा। तो ना वो खाने के बारे में समझेगा, ना कभी वो खुद खाना सीखेगा। और स्क्रीन जो होती है आपने देखा है वो बहुत रैपिडली चेंजिंग पिक्सल्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं, विजन को इम्पैक्ट करते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सो क्या होता है आजकल पेरेंट्स के पास थोड़ा टाइम कम, न्यूक्लियर फैमिली, बच्चों के साथ इंटरेक्शन ऑलरेडी कम, सोशल इंटरेक्शन कम, लोग क्लोज सोसाइटी, बॉम्बे में फ्लैट्स बंद रहते हैं, सामने कौन रहता है हमको नहीं पता, हमारे नाइबर में नीचे नहीं जाते हैं बच्चे, इंटरेक्शन ही नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है। वहां पे हमें एक और चीज मिल गई घुसने के लिए, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, व्हाटएवर इट इज। सो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, वो इतने हाइपर स्टिमुलेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चा अपने अंदर ही रहने लगेगा, सोशल इंटरेक्शंस की प्रॉब्लम होगी। आपको पता है ऑटिज्म, राइट, ऑटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फैल रहा है एकदम, आई वुड से इट हैज इंक्रीज रैपिडली इन लास्ट 1 decade. Babies are having ADHD, attention deficient hyperactive disorder. Okay, क्यों होता है? क्योंकि उनको आदत ही नहीं ना रुकने की, उनका तो स्क्रीन चल रहा है, उनको किसी चीज के नहीं है, उनको अटेंशन देना ही नहीं है, रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो, और वो जब हटाते हो ना आप ऐसा टेंट्रम थ्रो करते हैं ना वो कि मेरा स्क्रीन क्यों हटाया आपने, उनको स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। So giving screen to the baby is killing their brain cells. Correct. I would say in one line. Correct. First 2 years 0 screen. After that, again you can give in moderation, half an hour only. That too, you have to see what content the baby see. Cartoons नहीं देने, स्लो मूविंग स्क्रीन जो आपको हेल्प कर रहा है वैसा कुछ अगर देना है तो मत दो भले। मेरे घर में टीवी नहीं है नहीं रखा मैंने, आई हैव अ स्मॉल किड एट होम, इफ आई कीप टीवी कभी ना कभी वो चलेगा, कहीं ना कहीं वो उससे ग्लूड होकर बैठी रहेगी, एंड दैट विल इम्पैक्ट हर ब्रेन डेवलपमेंट। करेक्ट। और आई एग्री विद दिस सो मच बिकॉज ये जो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये जो भी कंटेंट सब जो डालते हैं, दिस इज फॉर फास्ट डोपामिन। लोग देखते हैं, फटाफट प्लेजर मिल जाता है, तो वो लोगों को हैबिट हो जाता है कि भाई अगर मैंने एक बटन पे अगर कुछ मेरे को अच्छा चीज मिल गया
सो दैट सिंपल द लाइफ शुड बी. इसलिए बाद में जब कुछ डिफिकल्ट टास्क आता है एक बच्चे को, वो इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, बिकॉज करेक्ट. उसको कब से वो एक कंटेंट अपने हाथ में मिल गया है, वो फोन एक ही जगह पे मिल गया, उसको कुछ मेहनत ही नहीं करना है कोई भी चीज अचीव करने के लिए. एज यू सेड को स्लो कंटेंट रहना चाहिए, सो उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन रहना चाहिए, इन द सेंस कि कुछ रिवॉर्ड बाद में मिल रहा है. सो मेरा पर्सनल सजेशन जो मे बी इफ आई थिंक ऑफ माई फ्यूचर, आई थिंक दैट it should be more of like book reading, even if it's something about playful things or whatever it should be book reading, because end of the chapter आपको actual उसका moral मिलता है. So you wait, you read till the end, yes. right? और ये 30 seconds की जो reels आजकल चल रहे हैं, ये बच्चों लोग का brain of course dopamine deficit कर देता है, and then they end up with certain neurological disorders or psychological disorders yes and all this stuff. This is very crucial point जो parents को ध्यान देना चाहिए. वो अभी ये जब बच्चे बड़े होंगे, Right. don't know how they are going to manage their personal things, family life, because आदत ही नहीं है, पेशेंस नहीं है, अटेंशन नहीं है, हम ऑलरेडी अपने में ही हैं, मैं और मेरा मोबाइल, हम खुश. बराबर. सो कैसे सोशली इंटरेक्ट करेंगे? बराबर. सो नहीं, स्क्रीन इज अ एब्सोल्यूट नो. सो आपने ऐसा आपके जर्नी में, आपके एक्सपीरियंस में, फ्रॉम अ न्यू बॉर्न दैट यू हैव बीन कंसल्टिंग द पेरेंट्स एज वेल एज द न्यू बॉर्न, और जब वो बच्चा बड़ा हो गया, बिकॉज सिंस यू आर अ पीडियाट्रिक एज वेल, सो आपने कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स देखे हैं जो विच वाज नॉट प्रॉपर, जो गलत गाइडेंस या स्क्रीन के वजह से या रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से the child is become stubborn या neurological condition or something like that. So I'll give you one example. अभी I think 3-4 months back एक बेबी डिलीवर किया हमने, बेबी बॉय, हेल्दी बेबी बॉय. The moment I went for the PNC round, मम देर के पास गई मैं राउंड्स के लिए. मम्मी का पहला सवाल मुझसे क्या था पता है? कि मैम मेरी बड़ी बच्ची को जो 4 साल की अभी ऑटिज्म है. Okay. She herself told कि मैम because we were both working, न्यूक्लियर फैमिली था, उसको बहुत पहले से टैब वगैरह दिए गए, मोबाइल वगैरह दिए गए. मैम मैं नहीं चाहती हूँ मेरे इस बच्चे को भी हो, आप मेरे को बताइए कि कोई टेस्ट है, कोई जेनेटिक फैक्टर है, कुछ कर सकते हैं जो हमें पता चले कि इसको ना हो. आई टोल्ड हर नहीं, अभी से हम कोई ब्लड टेस्ट करके नहीं पता कर सकते इसको ऑटिज्म है कि नहीं, बट वी कैन प्रिवेंट इट. बराबर. अब उनको तो इतना ज्यादा रियलाइज हो चुका था कि शी इज फॉलोइंग टू मी एंड शी इज वो एब्सोल्युटली शी सेड कि नहीं कुछ भी हो जाए, I'm not going to give the same tab or mobile to this baby. Got it. So ऐसे आते हैं मदर्स, वो खुद ही बोल देते हैं कि मैम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया था, अभी बेबी को अटेंशन डेफिशिएंसी हो रहा है, फिर उनको हमें रिवायर करना पड़ता है, बहुत सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी. लाइफ इज सो डिफिकल्ट फॉर दोज पेरेंट्स एक्चुअली. करेक्ट, कंप्लीटली एग्री, बिकॉज कंप्लीट एक नेचर से उनका कनेक्ट टूट जाता है. And they think that the phone or tablet is the only thing which will keep them happy. वो बच्चे अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, किसी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे. एक पेरेंट्स आए थे कि the elder baby had some issues. उन छोटे बच्चे को, वो जो उसका छोटा बच्चा था उसको हार्म पहुंचाने की भी कोशिश की, क्योंकि वो इतना समझ नहीं पा रही, छोटी बच्ची है ना. तो दैट आर द प्रॉब्लम्स. तो हमें ऑब्वियसली ध्यान तो रखना पड़ेगा. आई नो वी हैव स्पोकन अ लॉट ऑन स्क्रीन टाइम, बट इससे अगर एक भी पेरेंट्स अपने बच्चे का स्क्रीन बंद करता है ना, आई विल बी हैप्पी. वी आर डन विद दिस. आई थिंक एनी पेरेंट हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट शुड स्टॉप. मैं तो बोलूंगा जितना लंबा समय तक अगर फोन वगैरह नहीं देंगे इज मच बेटर, बिकॉज इवन When we were kids, हम लोग को तो नहीं था, इंटरनेट भी नहीं अलाउ किया था, कुछ नहीं था. नहीं, आप तो किड्स पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है. और मेरा पहला मोबाइल मेरे MBBS के बाद मिला है मुझे. हाँ, वो भी वो ऐसा बिना पिक्चर वाला, सिर्फ मम्मी घर पहुंच गए वाला. That's why they say कि जो previous generation था, they are much more hard working and focused towards putting actual hours in getting the reward. rather than कि भाई मैंने थोड़ा बात कर लिया, मेरे को भी उसका रिवॉर्ड चाहिए. ये आजकल जेनजीज में हो गया. जेनजीज देख वो बहुत इंटेलिजेंट है. हाँ, और ऐसे ना आज की जो न्यू जनरेशंस आ रहे हैं ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. करेक्ट. उनका ग्रेस्पिंग पावर इतना ज्यादा है ना, हमारा नहीं था बचपन में इनका. एक बार बोलो उन्हें याद रहता है, एक बार बोलो उनको समझ आता है, और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का उनका बात करने का. सो या दिस जनरेशन इज डिफरेंट. हमें जब उसको अच्छे से अच्छा पाथ दिखाना, बराबर, तो वो बहुत ऊपर जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है आजकल के बेबी फटाफट सब डेवलपमेंट
6 महीने में बैठ ले रहे हैं, फटाफट 8 महीने में चल ले रहे हैं. करेक्ट करेक्ट सो आई से मदर्स कि ये लोग ना बहुत फास्ट है, हम्म हमें बस उनको सही पाथ दिखाना है, ये करेक्ट बहुत आगे जाएंगे. राइट तो then current generation is very good. We have to be a good guide to them. true and the guidance should be proper, not from screens and all. Just नहीं नहीं. I would say proper activities, proper practical activities बहुत important है. Yes, yes. बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ रहने देना and all the stuff. इससे मेरे को एक क्वेश्चन आया कि as since you are a pediatric as well and also a mother of one, मुझे बचपन में मम्मी बहुत मारती थी अगर मैं बोलता था मेरे को नीचे खेलने जाना. अच्छा. So is it a good thing to keep the child at home only, very restrictive environment, or like कुछ पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि नहीं बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा something like that, or the child should go out and experience by his own. आप जब तक बाहर नहीं जाओगे, आप कब तक उसको रूम पे रखोगे, ये बताओ मुझे. कभी ना कभी वो बड़ा होएगा, बाहर जाएगा, उसको डील करना है. बराबर. Everyone, I have to deal with you, I have to deal with parents, I have to deal with everyone, right? अगर मैं बचपन से ही मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में नहीं गई हूँ, दूसरे तरह के लोगों पे नहीं गुजरी, तो मैं वो सीखूंगी कैसे? और आपको पता है घर पे बच्चे कुछ भी जिद करते हैं, उसको पता है पेरेंट्स मान जाएंगे, हम दे देते हैं. बाहर उसको एक्चुअली स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट दैट थिंग. सो अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी का फंक्शन था, ठीक है, तो हम बाहर नीचे गए, मेरी बेटी वहां पे 3-4 बच्चे खेल रहे थे उसी के एज के, उसको उनके साथ खेलना था, तो मुझे बोल रही मम्मा मेरे को उनके साथ खेलना. मैंने तो जा खेल. अब वो बच्चे अपने ग्रुप में उसको घुसने ना दे, उनका ग्रुप है ऑलरेडी. तो उसने, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, शी वाज ट्राइंग. वो हर एक लड़की के पास गई, उससे प्यार से बात किया कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है. वो लड़कियों ने रिफ्यूज किया, फिर दूसरे से बात किया. तो शी वाज लर्निंग दिस कि मुझे हर एक इंसान को कैसे अप्रोच करना है, मेरे को कैसे बात करनी है. और वहां पे कोई टेंट्रम नहीं था उनसे बात करते वक्त. मुझसे मांगते वक्त तो टेंट्रम आते हैं, मम्मी ये दे देगी. उनसे बड़े प्यार से बात कर रहा है. तो उसने क्या सीखा, उसने हर एक बच्चे को अप्रोच करना सीखा. वहां पे कोई टेंट्रम्स नहीं थे, मम्मी के पास आते तो मुझे ये चाहिए, ऐसा होता है. सो सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले कहावत थी ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विलेज के सबको साथ मिलेंगे तो उनको पता चलेगा, वो आगे जाके वो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ बनेंगे. पढ़ाई नहीं, हमें मैनेज करना आना चाहिए. करेक्ट. एंड आई बिलीव दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट of successful people out there is people skills. 100%. लोगों से बात करना, प्रॉब्लम्स को डील करना, क्विक डिसीजंस लेना इस बचपन से ही सीखते हैं. हमने जो देखा है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स इवन ओवर लव इज रॉन्ग, एनीथिंग ओवर इज रॉन्ग. आई बिलीव अगर आप आपके बच्चे को जो चाहिए वो हाथ में दे देते हो विदाउट हिम एक्चुअली डूइंग सम एफर्ट और प्रूविंग इट दैट ही डिजर्व्स दैट, तो उसको लगेगा कि उसको सब आयते मिल जाएगा जो भी करेगा, तो वो उसके फ्यूचर लाइफ में भी इफेक्ट करता है. बिल्कुल भी नहीं. वो मांग रहा है और हम दे रहे हैं, तो इट्स सो इजी. आप दोगे 20 साल के बाद कंपनी नहीं देगी. मांगा मिल गया नहीं, तो वो डील ही नहीं कर पाएगा, वो ना सुन ही नहीं पाएगा, फिर वो इमोशनल स्ट्रेस में जाएगा. बिकॉज इसी वजह से आजकल इतने सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं. करेक्ट. तो वो नींव बचपन से ही डालनी है. राइट. तो मॉडरेशन इज द की, कुछ भी एक्सेस नहीं चाहिए. करेक्ट, आई एग्री. सो वी हैव कवर्ड मैक्सिमम ऑफ क्रूशियल क्वेश्चंस. हम लोगों ने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया जो एक मदर को अपने बेबी के लिए एक इमोशनल ड्रिवन या फिर सोल्यूशन ड्रिवन आंसर्स चाहिए बाहर से, वो हमने ये पॉडकास्ट में कवर कर लिया. लेट्स गो टू एक रैपिड फायर में. आई विल आस्क यू, ठीक है? ओके, मेडिकल स्कूल इज बैक. यस. सो टेल मी दिस, ऑयल मसाजेस फॉर अ न्यूबॉर्न इज गुड और बैड? Oil massage is okay, but what oil you are choosing? So mustard oil, which is very traditional in India, is not good. Okay. We recommend coconut oil only. And the massage to be done by the parents or the family members is better. Okay. You cannot trust outside. नहीं, वो कैसे करते हैं भी मैंने देखा ना, मसाज के समय जब जोर जोर से रगड़ रगड़ के मसाज करते हैं, which is not gentle मसाज करनी, बच्चे को अच्छा लगना चाहिए. Correct. और वो कहते हैं मसाज जोर से करेंगे तो हड्डियां मजबूत होगी. हड्डी और मसाज का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तेल हड्डी तक नहीं जा रहा है. इट इज जस्ट दी व्हाट यू से, थोड़ा सा इमोशनल इम्पैक्ट बच्चे पे आता है, तो आप करेंगे तो अच्छा है. बच्चे को थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है, वो हेल्प करता है. सो यू कैन डू, नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू आर डूइंग, डू इट विद द प्रॉपर ऑयल एंड प्रॉपर वे. गॉट इट. बेबी वॉकर्स अगर कर रहे हैं, इज दैट गुड और नॉट? नहीं, आई डोंट रिकमेंड बेबी वॉकर. क्या होता है ना, वो अर्ली इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेबी वॉकर, तभी बच्चे के पाँव नीचे तक नहीं पहुंचते, वो ऐसे टो वॉकिंग शुरू कर देता है और वो हैबिट पड़ जाती है. और जो वॉकर्स होते हैं कभी कभी उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती. आई हैव सीन इंजरीज बिकॉज ऑफ बेबी वॉकर. अच्छा.
और बच्चे को जब चलना सीखेगा वो चलना सीख लेगा. बराबर. वॉकर देके अर्ली चलाने की जरूरत नहीं, स्पाइन पे इम्पैक्ट आता है. Got it. बचपन की वो जो थी ना, हाथ पकड़ के प्यारे प्यार से धीरे से चलाना है, दैट इज बेस्ट. वही करना है Got it. हमको. Got नो it. बेबी वॉकर्स फ्रॉम माय साइड. Got it. Parents, especially mothers, who go gym before pregnancy are fit. Does that improve quality of the baby? यस, अगर आप, मैं बोलूंगी दो तरह का इम्पैक्ट है. एक हेल्दी मदर हेल्दी बेबी, सो Okay. दैट्स अ साइकिल. Got हेल्दी मदर हेल्दी बेबी, हेल्दी फीमेल हेल्दी मदर, एंड द होल कंट्री बिकम हेल्दी. Okay. राइट. सेकेंड थिंग, अगर आपकी चॉइसेस हैं हेल्दी, आप कहीं ना कहीं वो चॉइसेस अपने बच्चे पे इम्पैक्ट करोगे. Got है it. ना. आप अच्छा खा रहे हो, बच्चा अच्छा खाएगा. आप बराबर. एक्सरसाइज कर रहे हो, बच्चा स्पोर्ट्स करेगा. आप जल्दी उठ रहे हो, योगा कर रहे हो, बच्चा भी वही करेगा. Got it. सो दैट्स गुड. Got it. कोविड वैक्सीन्स जो 2020 में सब लोग ने लिए थे, नाउ न्यूबॉर्न बेबीज जो अभी आ रहे हैं उनको भी लेना जरूरी है. सो अभी तक तो आईआईपी की जो रिकमेंडेशन है, जो हम फॉलो करते हैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, वहाँ पे कोविड वैक्सीन बच्चों को देने के लिए नहीं बोला गया और इसकी जरूरत भी नहीं है. दैट वाज अ पैंडेमिक का जो रिएक्शन था, उसके हिसाब से हमने वो वैक्सीन तब सबको दिए थे. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन. गॉट इट. डायबिटीज, क्या ये बड़ा इशू है इफ द मदर हैज? सो अगर मदर को डायबिटीज है, दो तरह का, एक उनको पहले से डायबिटीज है या फिर प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज है, तो दोनों का इम्पैक्ट थोड़ा बेबी पे और मदर के हेल्थ पे पड़ता है. बट नाउ डेज वी एक्चुअली डायग्नोज इट अर्ली. उसका ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट व्हेन योर प्रेगनेंसी इज बीइंग मॉनिटर्ड कंप्लीटली, सो काफी हद तक वो कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हैं. गॉट इट. ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन डिजीज है जो आप मोस्टली आपके ओपीडी में देखते हो जो बच्चों को होता है एट द स्टेज ऑफ न्यूबॉर्न? सो न्यूबॉर्न जॉन्डिस का नाम सुना होगा. Yes. वो काफी बच्चों में होता है. अराउंड 60 to 80% बेबीज कैन गेट जॉन्डिस, बट सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो वो एक हम मॉनिटर करते हैं एक्टिवली इन द न्यूबॉर्न पीरियड, एंड रेस्ट वी एडवाइज देम फॉर फीडिंग एंड ऑल. गॉट इट. वन लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज वन स्कैरी थिंग दैट इज स्कैरी फॉर द पेरेंट्स? वो लोग को लगता है कि उनका बच्चे को ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉर्मल. ओके. कोलिक, आई वुड से. ये क्या होता है? अराउंड थर्ड वीक फोर्थ वीक में ना पेरेंट्स आते हैं, बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, चुप पे नहीं हो रहा है, रात उनकी पूरी खराब हो रही है, 6 बजे जाना चालू हुआ, 2 बजे तक चुप नहीं हुआ. हाँ. तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं. ऑब्वियसली अपना बच्चा न्यूबॉर्न बेबी रो रहा है एकदम आउट ऑफ इट लंग्स, तो डर जाते हैं वो. सो ये एक तरह का डेवलपमेंटल थिंग ही आप समझ लीजिए. वो एयर रहती है, वो बच्चे को थोड़ी इरिटेट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रो देता है. बट इससे कुछ प्रॉब्लम बच्चे को एज सच है नहीं. और रो रहा है, हमको उसको सूद करना है और ये इवेंचुअली अपने आप चला जाएगा. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट. आपको आई मीन हर दिन एक पेरेंट्स तो आएंगे कोलिक लेके. अच्छा. हाँ हाँ, बट इट आते इज हैं. कंप्लीटली नॉर्मल. नॉर्मल है, बट बच्चे को तब तकलीफ हो रही है, अपने को सूदन करना है. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है. राइट. बिकॉज अभी बच्चा रो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर Yes. रो रहा है किस चीज के लिए रो रहा है. यस यस, Exactly, यही वो होता है. वो confusion और होता है. इतनी बुरी तरीके से रोता है ना, तो हाँ. आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है. गॉट इट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गड़बड़ नहीं होता है वैसा. हाँ, वो आपको हम कुछ हिस्ट्री लेते हैं और हम पता करते हैं कि अच्छा ये कोलिक की पेन है, देन वी गिव सम कोलिक एक्सरसाइज, गॉट वी इट. आस्क, वी गिव सम मेडिसिन, सम घरेलू नुस्खे, और बच्चे को उस समय कैसे हैंडल करना है. गॉट इट. सो विद ऑल दिस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फाइनली सेटल्स. गॉट इट. गॉट इट. सो मैम, दिस वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट. मेरा पॉडकास्ट सफल हो गया और काफी इंसाइट्स मिल गया. इवन दो मैं पर्टिकुलरली उस समय इतना नॉलेजेबल नहीं था, बट वाइल डूइंग दिस पॉडकास्ट अभी मुझे काफी चीजें समझ गई है. एंड मैं यूजुअली हर गेस्ट से ये पूछता ही हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन रहता है बिफोर वी वाइंड अप. अगर आपको एक पावर दिया जाए कि आप ऑल द मदर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, उनका एक माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं, वन माइंडसेट शिफ्ट, Okay. ये क्या होगा जो आप उनसे चेंज कराना चाहते So, again, being a mother also, being a pediatrician or a neonatologist, I'd say I can relate to them very much. So, मैं आप सबको ये बोलूंगी कि वो जो फीलिंग है अंदर कि am I enough for my baby, उसको बदल दीजिए. You are the best mother for your baby. Just have that feeling. हैं? Amazing. Thank you so much, Dr. Neetu. It was an amazing podcast. Thank you. Thank you so much.